हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है? अर्थमेटिक में मेरा परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज का मेरा पहला बेसिक शीट चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसमें लगभग लगभग मैंने अभी तक 83 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है। इसमें लगभग लगभग 83 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो आज ये सीट मेरा फाइनल हो जाएगा, बेसिक सीट। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा क्लास हो सके तो आज लंबा चलेगा, ये सीट मेरा आज फाइनल हो जाएगा। ठीक है, दो रिक्वेस्ट मैं आप लोग से करना चाहता हूं, बस दो रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट तो ये करना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट मेरा लेक्चर देखते हैं, ठीक है, वो कम से कम पूरा लेक्चर देखे, मेरा पूरा वीडियो पूरा देखे, पूरा लेक्चर देखे। ठीक है, और दूसरी बात मेरे भाई, वो शुरुआत से देखे, शुरुआत से। जैसे मेरा कोई सा भी चैप्टर अगर वो देखते हैं तो उसको शुरुआत से देखे, शुरुआत से, तो उसको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे 10 मिनट देख लिया, 5 मिनट देख लिया, कहीं से भी देख लिया, हटा दिया, तो ऐसे मेरे भाई तुम मैथ नहीं सीख पाओगे। जहां से भी तुम मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी तक तुम जहां से पढ़ रहे हो वहां से तो सीख पाया नहीं हो। ठीक है, तो मैं तुमको प्रयास करता हूं, मेरा मैक्सिमम ये एम होता है कि मैं तुम लोग को मैथ सिखा कर रहूं। ठीक है, ये मेरा मेन मोटिवेशन है। ठीक है मेरे भाई, मैं हवाई बात नहीं करता हूं, मैं क्वेश्चन को हवा में उड़ाने की बात नहीं करता हूं। ठीक है, कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन ये रहा, धराम से इसको गिरा दिया। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को हवा में उड़ाने की बात नहीं करता हूं। ठीक है, मैं इस तरीके से बताता हूं, इस तरीके से बताता हूं कि वो हर एक बच्चा को मैथ समझ में आ जाएगा जो बिल्कुल भी मैथ से परेशान हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरा एक गुजारिश है कि मेरा कोई भी क्लास है वो शुरुआती लेक्चर से देखो, ठीक है, और पूरा देखो। ठीक है मेरा भाई, पूरा देखो। तुम्हारा मैथ 100% गारंटी है कि तुम्हारा मैथ पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तुम सब जगह अगर पढ़ के थक चुके हो तो मेरा क्लास करके देखो, तुम्हारा मैथ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल पर अगर आप नए आते हो तो मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तुम अगर कोई वीडियो 5 मिनट का देखता है, 4 मिनट के देख के बंद कर देता है, इससे हमको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। ठीक है, बहुत ही मेहनत करके मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ, बहुत ही मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, ताकि तुम लोग सीख कर जाओ, और तुम हवाई टीचर के चक्कर में अपना पूरा का पूरा करियर खराब कर लेता है। ठीक है, तुम इतना दिन से पढ़ रहा होगा, तुमको पता चल गया होगा कि तुमको क्या आया और क्या नहीं आया। ठीक है, ठीक है। जब तक तुमसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तब तक तुम जितना भी टीचर से पढ़ा है वो सब बेकार है, सब फालतू चला जाएगा, जीवन में कभी भी सीख नहीं पाओगे। पहले मैथ को सीखो, पहले मैथ को सीखो, समझो, उसके बाद तुमको जब मैथ समझ में आ जाएगा, सीख लेगा, तब तुम्हारा प्रैक्टिस इतना अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस करेगा इतना अच्छा हो जाएगा, तुम है ना, मैथ का क्वेश्चन तुमसे तेजी से होने लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो पहले तुम मैथ को समझने का प्रयास करो, सीखने का प्रयास करो, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तब तुम मैथ सीख पाओगे। ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन की बात मत करो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, ये मैथमेटिक्स है, यहां डायरेक्ट बात नहीं होता है। जब तक तुमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, जब तक 100% तुमको समझ में नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, तब तक तुम उसका सोल्यूशन तुम 1000 बार देख लो तब भी तुमसे नहीं होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मैथ को सीखने का एक ही तरीका है, तुम किसी भी टीचर से पढ़ता है तो उसको 100% सीखो, समझो क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है मेरे भाई, जब तक तुमको अपना समझ नहीं आएगा, अपना समझ नहीं आएगा क्वेश्चन, तब तक तुम्हारा मैथ कभी भी मजबूत हो नहीं सकता है। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से घूमते चले जाओगे, दुनिया भर का टीचर पढ़ा हुआ है, दुनिया भर का सोल्यूशन लेकर बैठा हुआ है, सारे टीचर सब अपना अपना दावा करता है। ठीक है मेरे भाई, हमको किसी भी दावे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 84 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना बस। ठीक है, चलो, इस टाइप का क्वेश्चन मेरे भाई पिछले 2 क्लास से चल रहा है, फार्मूला वाला। ठीक है, चलो, और आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, पहला। ठीक है मेरे भाई, पहला सीट आज हमारा लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लास अगर लंबा खींचे तो कोई टेंशन है नहीं। चलो मेरे भाई, क्या दे रखा है क्वेश्चन को पढ़ना जरा। जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई, वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई, यानी यहां पर एक टर्म है प्राइस की बात हो रहा है, प्राइस की बात। ठीक है मेरे भाई, तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि, बिक्री की बात हो रहा है। दूसरा टर्म मेरे भाई आ गया सेल, दूसरा टर्म इसमें आ गया सेल, दूसरा टर्म आ गया सेल, बिक्री की बात कर रहा है। ठीक है, यदि राजस्व प्राप्ति, तीसरा टर्म आ गया इसमें राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति का मतलब रेवेन्यू, इनकम, रेवेन्यू, जिसको तुम इनकम बोलता है, रेवेन्यू बोलता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें 3 टर्म है, एक प्राइस है, एक सेल है, एक रेवेन्यू है। इन तीनों के बीच में रिश्ता बनेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो प्राइस, सेल और रेवेन्यू के बीच में कैसे रिश्ता बनता है ये बताओ मेरे भाई, कैसे रिश्ता बनेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं तुमको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या होता है प्राइस, क्या होता है सेल, क्या होता है रेवेन्यू, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके तुमको समझा रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जैसे मेरे भाई ध्यान से सुनना,
किसी वस्तु का प्राइस मान लो कि है, कोई शर्ट खरीदने गया, शर्ट खरीदने गया, तो शर्ट की कीमत जो है वो 100 रुपए पर शर्ट है। शर्ट की कीमत कितना है? 100 रुपए पर शर्ट है। 100 रुपए पर शर्ट है शर्ट की कीमत, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। शर्ट की कीमत कितना है? 100 रुपए पर शर्ट है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, कोई दुकानदार जो ये शर्ट बेच रहा है, सेल की बात तो वही आएगा जब कोई दुकानदार किसी सामान को बेचेगा तभी तो सेल का एंट्री होगा। तो कोई दुकानदार किसी सामान को बेच रहा है और उस सामान का कीमत कितना रखा हुआ है? जैसे शर्ट बेचने वाला दुकानदार है तो शर्ट का कीमत कितना रखा हुआ है? प्राइस कितना रखा हुआ है शर्ट का? 100 रुपए पर शर्ट उसका प्राइस रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। दिन भर वो सामान बेचा, दिन भर वो सामान बेचा, दिन भर वो सामान बेचा, ठीक है मेरे भाई। दिन भर वो सामान बेचा, हमारी बात ध्यान से सुनना। दिन भर वो सामान बेचा और उसके 50 शर्ट बिक गए, उसके 50 शर्ट बिक गए, 50 शर्ट बिक गए, ठीक है मेरे भाई, 50 शर्ट बिक गए, ठीक है मेरे भाई। तो हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, अगर उसका 50 शर्ट बिक गया, 50 शर्ट बिक गया, 100 रुपया पर शर्ट के हिसाब से वो बेच रहा है, तो उसका टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू उसका कितना बन जाएगा? टोटल पैसा उसके पास कितना आ जाएगा? यही होता है रेवेन्यू। उसके पास टोटल पैसा कितना आ जाएगा? तो सर 50 है, 50 शर्ट, एक शर्ट 100 रुपया में बेच रहा है तो 50 शर्ट कितना का हो जाएगा मेरे भाई? 5,000 रुपया उसका कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, 5,000 रुपया टोटल रेवेन्यू, ठीक है मेरे भाई। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, ठीक है। तो हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, तीनों के बीच में क्या रिश्ता बचा? तीनों के बीच में है ना, तीनों के बीच में क्या रिश्ता बना बताना मेरे भाई? प्राइस के बीच में, प्राइस के बीच में, सेल के बीच में, रेवेन्यू के बीच में क्या रिश्ता बना बताना मेरे भाई? सेल कितना किया? 50 शर्ट का सेल किया, 50 शर्ट का सेल किया, एक शर्ट का कीमत कितना है? 100 रुपया है, 100 रुपया। तो बताओ मेरे भाई टोटल रेवेन्यू उस दुकानदार को कितना मिल जाएगा? कितना पैसा वो कमा लेगा? टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 5,000 हो जाएगा, 5,000। तो मेरे भाई बताओ इन तीनों में क्या रिश्ता आया? सर 50 गुना की 100 करेंगे तो ये 5,000 के बराबर होगा, 50 गुना की 100 करेंगे तो ये 5,000 के बराबर होगा। तो क्या रिश्ता बनेगा तीनों के बीच में बताना मेरे भाई? तीनों के बीच में क्या रिश्ता बनेगा? तो यहां रिश्ता बनेगा टोटल रेवेन्यू बराबर, मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूं, ठीक है। यहां जो रिश्ता बनेगा है ना तीनों के बीच में, वो बनेगा टोटल रेवेन्यू बराबर, टोटल रेवेन्यू बराबर, टोटल रेवेन्यू बराबर, टोटल रेवेन्यू बराबर प्राइस, 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 प्राइस पर यूनिट, प्राइस है ना, प्राइस पर यूनिट गुना में, गुना में, गुना में ये सेल, सेल, प्राइस पर यूनिट गुना में सेल, ठीक है मेरे भाई। यही तो रिश्ता बनेगा, ठीक है, यही तो रिश्ता बनेगा, ठीक है मेरे भाई। सेल पर यूनिट, मैं इसको ऐसा लगा देता हूं कि सेल पर यूनिट, सेल पर यूनिट, सेल पर यूनिट, ठीक है मेरे भाई। प्राइस पर यूनिट और गुना में सेल पर यूनिट, ठीक है, सेल पर यूनिट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये रिश्ता बनेगा प्राइस पर यूनिट और गुना में, गुना में सेल, जो सेल हो रहा है उसका पर यूनिट नहीं, टोटल यूनिट। सेल टोटल यूनिट कितना कर रहा है? सेल टोटल यूनिट कितना कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। ये रिश्ता बनेगा तीनों के बीच में, ये रिश्ता बनेगा तीनों के बीच में। टोटल रेवेन्यू बराबर, टोटल रेवेन्यू बराबर प्राइस पर यूनिट। एक दुकानदार अगर सामान बेचता है तो कैसे इनकम वो जनरेट करेगा, कैसे रेवेन्यू कमाता है, कैसे पैसा कमाता है? ऐसे ही तो पैसा कमाएगा, ऐसे ही तो पैसा कमाएगा। अभी मैं तुमको एग्जांपल लेकर तो बताया तो हूं, अभी मैं एग्जांपल लेकर बताया हूं कि कोई सामान वो बेच रहा है, कोई सामान वो बेच रहा है, उसकी कीमत मान लो 50 रुपया पर यूनिट है, चाहे वो कोई भी सामान हो, 50 रुपया पर यूनिट है। कोई भी सामान वो बेच रहा है, एक यूनिट की कीमत, मतलब एक वस्तु की कीमत जो भी वो बेच रहा है उसकी कीमत 50 रुपया पर यूनिट है, 50 रुपया पर यूनिट है। और दिन भर में मेरे भाई, दिन भर में वो 200 यूनिट बेच दिया, टोटल 200 यूनिट बेच दिया, टोटल 200 यूनिट सेल कर दिया, टोटल 200 यूनिट सेल कर दिया। तो टोटल रेवेन्यू उसका कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना? टोटल रेवेन्यू कितना बन जाएगा? एक यूनिट सेल कर रहा है 50 रुपया में, टोटल 2 यूनिट सेल, 200 यूनिट सेल कर दिया, टोटल 200 यूनिट सेल कर दिया। तो टोटल रेवेन्यू कितना बन जाएगा? ये 50 गुना का 100 हो जाएगा, 50 गुना का 100 हो जाएगा, डबल जीरो और आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, 10,000। टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, 10,000। तो यही तो फार्मूला बनेगा, यही तो फार्मूला बनेगा टोटल रेवेन्यू का। प्राइस पर यूनिट गुना में सेल टोटल यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही कोई दुकानदार सेल करता है तो सही अपने इनकम कमाता है, ठीक है मेरे भाई। मैं ही कोई सामान बेच रहा हूं, मैं ही मान लो कि मैं दुकानदार हूं, कोई सामान बेच रहा हूं, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कैसे मेरा निकलेगा, कैसे निकलेगा मेरे भाई?
जो मैं सामान बेच रहा हूं, जो मैं सामान बेच रहा हूं उसके 1 यूनिट की कीमत कितना है और दिन भर में कितना सेल हुआ, दिन भर में कितना यूनिट सेल हुआ, ठीक है मेरे भाई। उसकी जब मैं गुना कर दूंगा तो टोटल रेवेन्यू मेरे पास आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे मैं कोई सामान बेच रहा हूं, उसकी 1 यूनिट की कीमत कितना है, 50 रुपए पर यूनिट, ठीक है। कोई भी सामान में उठा कर देख लो कि 1 यूनिट का एक यूनिट का जो सेल प्राइस है वो कितना मैं रखा हूं, 50 रुपया पर यूनिट रखा हूं, 50 रुपया पर यूनिट। और दिन भर में 200 यूनिट बिक गया, 200 यूनिट सेल हो गया, तो टोटल रेवेन्यू मेरा 10,000 का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, टोटल रेवेन्यू मेरा 10,000 का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहां से मेरे भाई फार्मूला बन गया, यहां से मेरा फार्मूला बन गया, ठीक है। क्या फार्मूला बन गया बताना मेरे भाई, क्या फार्मूला बन गया बताना। टोटल रेवेन्यू बराबर प्राइस गुना का सेल, प्राइस गुना का सेल, टोटल रेवेन्यू बराबर प्राइस गुना का सेल। प्राइस पर यूनिट की बात कर रहा है, सेल टोटल यूनिट की बात कर रहा है, ठीक है। जो भी सामान बेच रहा है प्राइस हमेशा 1 यूनिट की होता है, प्राइस हमेशा किसी एक सिंगल यूनिट का होता है, ठीक है मेरे भाई। चाहे तुम पीछे चीनी देखा, चाहे तेल देखा, ठीक है मेरे भाई, चाहे चावल देखा, हमेशा 1 यूनिट की बात करता है प्राइस, ठीक है। जैसे चावल देखा तो 1 kg का प्राइस था, ठीक है। तेल देखा तो 1 लीटर का प्राइस था, चीनी देखा तो 1 kg का चीनी था, तो प्राइस हमेशा यूनिट में होता है, ठीक मेरे भाई। इसी प्रकार से जो सेल होगा वो टोटल यूनिट में होगा कि कितना यूनिट वो सेल किया, ठीक है। उसी हिसाब से टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ, ये सवाल समाप्त हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, किसी वस्तु की कीमत में प्राइस की बात कर रहा है, ये प्राइस की बात, प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो यहां से निकल जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी हो गई, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 7/20, 7/20। यानी उस वस्तु की कीमत पहले 20 यूनिट था, 20 यूनिट था, तो उसमें 7 यूनिट की कमी आ गई, तो अब उस वस्तु की कीमत कितना यूनिट रह गया, 13 यूनिट रह गया, 13 यूनिट। प्राइस में मेरे 35% की कमी आ गई। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20, 7/20। यानी पहले एक उस वस्तु की प्राइस अगर 20 यूनिट रहा होगा तो उसमें 7 यूनिट की कमी आ गई, यानी अब उसका प्राइस कितना हो गया, 13 यूनिट हो गया, 13 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तब उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई मेरे भाई, ये बिक्री में X% की वृद्धि होगी, बिक्री में X% की वृद्धि, यानी पहले जितना बिक्री था, पहले टोटल जितना सेल था उसमें X% की वृद्धि होगी, ठीक है मेरे भाई। ये सेल की रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है। चलो आगे पढ़ो मेरे भाई, यहां से रेशियो को निकालना पड़ेगा। यदि राजस्व प्राप्ति में टोटल रेवेन्यू में 17% की वृद्धि हुई, टोटल रेवेन्यू का रेशियो दे रखा है, टोटल रेवेन्यू का रेशियो दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। ये टोटल रेवेन्यू का रेशियो दे रखा है, ये टोटल रेवेन्यू का रेशियो दे रखा है। तुम बताओ मेरे भाई, टोटल रेवेन्यू का रेशियो क्या है बताना। टोटल रेवेन्यू का रेशियो क्या है, टोटल कितना पैसा वो कमा लिया मेरे भाई। टोटल राजस्व प्राप्ति में टोटल जो रेवेन्यू कमा रहा है सामान बेचकर, जो इनकम कमा रहा है, जो पैसा कमा रहा है, उसमें 17% की वृद्धि हो गया, 17% की वृद्धि हो गया। इसके कहने का यह मतलब है कि पहले अगर उसका रेवेन्यू 100 यूनिट था, पहले उसका रेवेन्यू अगर 100 यूनिट था, तो बाद में जैसे ही प्राइस गिराया तो 17 यूनिट की रेवेन्यू में वृद्धि हो गया, 17 यूनिट रेवेन्यू में वृद्धि हो गया। तो अब उसका रेवेन्यू कितना हो गया, 117 यूनिट का हो गया, 117 यूनिट का। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। पहले वो 100 यूनिट कमाता था, 100 यूनिट सामान बेचकर पहले 100 यूनिट कमाता था, उसके रेवेन्यू में 17% की वृद्धि हो गई, तो अब वो कितना पैसा कमाएगा, अब वो कितना पैसा कमाएगा, 117 यूनिट कमाएगा, 117 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। चलो हमको चाहिए सेल का रेशियो, हमको चाहिए सेल का रेशियो, सेल का रेशियो चाहिए, सेल का रेशियो, ठीक है मेरे भाई। सेल हमेशा टोटल यूनिट की बात करता है, तो सेल का रेशियो कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई। ये सेल का रेशियो कैसे निकलेगा, मेरे पास प्राइस का रेशियो है, प्राइस का, मेरे पास टोटल रेवेन्यू का रेशियो, टोटल रेवेन्यू का रेशियो है, तो सेल का रेशियो कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई। सेल का रेशियो निकालना है तो प्राइस के रेशियो को नीचे इधर ले आओ, इधर टोटल रेवेन्यू में प्राइस के रेशियो, प्राइस को नीचे ले आओ, नीचे, तो सेल का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अरे सेल का रेशियो निकालना है तो टोटल रेवेन्यू में प्राइस को इधर खींच लो, तो टोटल रेवेन्यू में भाग लगा दो प्राइस के रेशियो से, टोटल रेवेन्यू के रेशियो में भाग लगा दो प्राइस के रेशियो से, तो सेल का रेशियो आ जाएगा, सेल का रेशियो। तो तुम बताओ मेरे भाई टोटल रेवेन्यू का रेशियो है कितना, टोटल रेवेन्यू का रेशियो 100/117, 100/117। टोटल रेवेन्यू के रेशियो में भाग लगाना है प्राइस के रेशियो से, ठीक है। ये उठ के इधर जाएगा तो भाग में ही तो जाएगा, तो सेल का रेशियो नहीं आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू में भाग लगाना है प्राइस के रेशियो से, ऑटोमेटिक सेल का रेशियो आ जाएगा, सेल का रेशियो। तो टोटल रेवेन्यू कितना है 100, टोटल रेवेन्यू का रेशियो कितना है 100/117। इसमें भाग लगाना है प्राइस के रेशियो से, भाग लगाएगा तो 20/13 जब भाग लगाएगा, प्राइस का रेशियो 20/13, 20/13 जब भाग लगाएगा तो पलटी मारेगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 13/20 हो जाएगा, 13/20 हो जाएगा, 13/20 हो जाएगा। तो 20 पंजे 100 चला जाएगा, 13 4 13 नमा 117, ठीक है मेरे भाई।
तो यहां सेल का रेशियो कितना बन गया बताना मेरे भाई, 5/9 बन जाएगा, 5/9, 5/9 बन जाएगा, 5/9, 5:9 हो जाएगा। इसको पढ़ना सीखो मेरे भाई, पहले मैं इसको पढ़ना सिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। तीनों रेशियो मेरे पास आ गया, जो क्वेश्चन मर्जी हमसे पूछ ले। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कोई दुकानदार सामान बेच रहा, उसका प्राइस पहले क्या था, ये पहले वाला डाटा को शो करता है, पहले वाला डाटा को, ये पहले वाला डाटा को शो करता है, पहले वाला डाटा को, और ये बाद वाला डाटा को शो करता है, ये बाद वाला डाटा को, ये बाद वाला डाटा को शो करता है, बाद वाला डाटा को। तो मेरे भाई दुकानदार कोई सामान बेच रहा, उसका प्राइस रखा 20 रुपए पर यूनिट, उसका प्राइस रखा 20 रुपए पर यूनिट, पहले 20 रुपए पर यूनिट था, बाद में प्राइस गिरा के कितना कर दिया, 13 रुपए पर यूनिट कर दिया, 13 रुपए पर यूनिट। पहले उसका प्राइस 20 रुपए पर यूनिट था, एक सामान का प्राइस 20 रुपए पर यूनिट था, बाद में वो सामान का प्राइस गिरा के 13 रुपए पर यूनिट कर दिया, 13 रुपए पर यूनिट कर दिया। जैसे वो शर्ट बेच रहा है, शर्ट, तो पहले एक शर्ट का कीमत 20 रुपया था, बाद में शर्ट का कीमत घटाकर 13 रुपया कर दिया। तो मेरे भाई सेल क्या है यहाँ पर, 5/9 क्या कहना चाह रहा है कि पहले अगर प्राइस 20 रुपए पर यूनिट था तो टोटल उसका 5 यूनिट सामान बिकता था, टोटल उसका 5 यूनिट सामान बिकता था, टोटल उसका 5 यूनिट सामान बिकता था। लेकिन जैसे ही वो प्राइस घटा के 13 रुपए पर यूनिट कर दिया, जैसे ही प्राइस को 13 रुपए पर यूनिट घटा के कर दिया, 20 यूनिट से प्राइस 13 यूनिट घटा के कर दिया, तो पहले है ना, जैसे ही घटा के कर दिया तो पहले 5 यूनिट सामान बेचता था वो, लेकिन अब वो 9 यूनिट सामान बेच रहा है, 9 यूनिट, 9 यूनिट सामान बेच रहा है, 9 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। जैसे ही प्राइस गिर गया तो उसके सेल में वृद्धि आ गया, सेल में वृद्धि आ गया। पहले 5 यूनिट सामान बेचता था पूरे दिन भर में, अब वो 9 यूनिट सामान बेच रहा है पूरे दिन भर में, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये टोटल रेवेन्यू 100 117 यूनिट, ये क्या है, तो मेरे भाई पहले प्राइस 20 यूनिट था, पहले प्राइस अगर 20 रुपए पर यूनिट था, तो उस हिसाब से मेरे भाई पहले वो 100 यूनिट कमाता था, 100 यूनिट, यानी यहां पर हम बात करेंगे तो पहले 100 रुपया कमाता था, 100 रुपया कमाता था, सामान बेच के जो पैसा उसके जेब में आता था पहले 100 रुपया आता था। जैसे वो प्राइस गिराया, जैसे वो प्राइस गिराया तो उसका सेल बढ़ गया, 5 यूनिट से 9 यूनिट बिकने लगा शर्ट, ठीक है। तो अब उसके जेब में जो पैसा आ रहा है, अब उसके जेब में जो पैसा आ रहा है वो 117 रुपया आ रहा है, 117 रुपया आ रहा है। इसके कहने का ये मतलब है बस, इसके कहने का ये मतलब है बस, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पहले प्राइस 20 रुपए पर यूनिट था, पहले प्राइस 20 रुपए पर यूनिट था, बाद में प्राइस घटाकर 13 रुपए पर यूनिट कर दिया। तो पहले उसका बिक्री 5 यूनिट का होता था, पूरे दिन भर में 5 यूनिट बिकता था सामान, तो अब उसका है ना पूरे दिन भर में अब उसका सामान 9 यूनिट बिकने लगा, ठीक है। तो पहले 5 यूनिट सामान बिकता था तो उसके जेब में 100 रुपया आता था, 100 रुपया, तो अब उसके जेब में 117 रुपया आने लगा, 117 रुपया। क्यों आने लगा 117 रुपया, क्योंकि वो यूनिट ज्यादा बेच रहा है, सामान ज्यादा उसका बिक रहा है। अब प्राइस गिर गया जैसे ही तो सामान ज्यादा बिक रहा है, तो उसकी वजह से पैसा उसके जेब में ज्यादा आ रहा है। बस इसके कहने का ये मतलब है, बस इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब क्वेश्चन हमसे जो मर्जी वो पूछ ले, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, x% की वृद्धि हुई तो x का मान बताओ क्या होगा। बिक्री में x% की वृद्धि हुई तो यही x% का मान निकालना है, यानी सेल में बिक्री में x% की वृद्धि हुई, सेल में x% की वृद्धि हुई तो x% का वैल्यू बताओ क्या होगा। यानी फाइनली क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि उसके सेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बता दो, उसके सेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बता दो मेरे भाई। तो तुम हमको इतना बताओ मेरे भाई, उसका जो सेल था उसका रेशियो क्या था बताना मेरे भाई। पहले सेल 5 यूनिट का करता था, 5 यूनिट का, अब सेल 9 यूनिट का कर रहा है, 9 यूनिट का। पूरे भर दिन में पहले 5 यूनिट बेचता था सामान, अब वो 9 यूनिट बेच रहा है, तो सेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 5 यूनिट बेचता था पूरे दिन में, अब 9 यूनिट बेच रहा है, तो सेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मेरे भाई यूनिट में 4 यूनिट की वृद्धि हुई, सेल में 4 यूनिट की वृद्धि हुई, सेल में 4 यूनिट की वृद्धि हुई तो परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5, 4/5, 1/5 20%, और उसमें 4 से गुना हो जाएगा तो 80%, उसके सेल में 80% की वृद्धि हो गई, उसके सेल में 80% की वृद्धि हो गई। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अरे सब चीज तो तुम्हारे पास ही है यार। पहले सेल 5 यूनिट का करता था, 5 को शर्ट बेचता था पहले, तो बाद में 9 को शर्ट बेचने लगा, तो सेल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 5 को शर्ट बेचता था पहले, बाद में 9 को शर्ट बेचता था, तो 4 को शर्ट का वृद्धि न हुआ, 4 को शर्ट का ना वृद्धि हुआ पूरे दिन में सेल में। तो वही तुमसे परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है कि 4 को शर्ट का जो वृद्धि हुआ सेल में उसका परसेंटेज वैल्यू बताओ क्या होगा, तो यही तो आएगा। चलो भाई, इससे ज्यादा मेरी मानसिक क्षमता नहीं है समझाने की। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। वस्तु की कीमत में, बिक्री में और टोटल रेवेन्यू में क्या रिश्ता होता है अभी मैं तुमको बताया हूं। वस्तु की कीमत में, सेल में और टोटल रेवेन्यू में क्या रिश्ता होता है बताना मेरे भाई। मैं अभी तुमको बताया हूं फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू बराबर क्या होता है बताना। टोटल रेवेन्यू बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई।
टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस, प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट और गुना में सेल, सेल हो जाएगा टोटल यूनिट। ठीक है, प्राइस पर यूनिट गुना में सेल हो जाएगा टोटल यूनिट, यही इसका फार्मूला होता है। डायरेक्ट बात करेंगे तो रेवेन्यू बराबर प्राइस गुना सेल, रेवेन्यू बराबर प्राइस गुना सेल, ऐसे भी याद रखो कमीना, इसको भी याद रखो इसको। चलो जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे करते चले जाओ। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हुई, यानी प्राइस का रेशियो दे दिया, प्राइस का रेशियो, प्राइस का रेशियो क्या मेरे भाई, वस्तु की कीमत में 20% की कमी हुई, यानी पहले वस्तु की 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। पहले वस्तु की कीमत अगर 5 रुपया था तो उसमें 1 रुपया की कमी हो गई तो वस्तु की कीमत 4 रुपया हो गया, 4 रुपया। 1/20% कमी का मतलब यही तो हुआ कि पहले वस्तु की कीमत 5 यूनिट था तो उसमें 1 यूनिट की कमी हो गई तो वस्तु की कीमत 4 यूनिट हो गया, 4 रुपया हो गया, 4 रुपया। इसकी बिक्री x% बढ़ जाती है मेरे भाई, सेल x% बढ़ जाती है, मैं बाद में देख लूंगा। तो राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है। ये किसका रेशियो दे रखा है, राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि होता है। ये टोटल रेवेन्यू का रेशियो दे रखा है, टोटल रेवेन्यू का, ये टोटल रेवेन्यू का रेशियो दे रखा है, टोटल रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू का रेशियो कितना है मेरे भाई, 25% की वृद्धि हुई। टोटल रेवेन्यू में 25% की वृद्धि हुई, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी पहले वो 4 रुपया कमाता था तो सेल बढ़ने के कारण 1 यूनिट ज्यादा कमाने लगा, यानी अब वो 5 यूनिट कमा रहा है, 5 यूनिट का। मेरा बात समझ रहा है, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है, जस्ट पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है, जस्ट पीछे वाला। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसकी बिक्री x% बढ़ जाती है तो x का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरा भाई, यानी इसके बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ ये हमको निकालना है। इसके बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ ये निकालना है। तो मेरे भाई हमको चाहिए सेल का रेशियो, हमको चाहिए सेल का रेशियो। सेल का रेशियो जैसे आएगा तो मैं 1 सेकंड में निकाल लूंगा कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई इसके सेल में। ठीक है मेरे भाई, चलो सेल का रेशियो कैसा आएगा मेरे भाई, अभी मैं बताया हूं कि प्राइस को इधर उठा के ले आएगा, टोटल रेवेन्यू बटा का प्राइस बराबर सेल हो जाएगा। तो सेल का रेशियो कैसा आएगा, टोटल रेवेन्यू के रेशियो में भाग लगा दो प्राइस के रेशियो से, टोटल रेवेन्यू के रेशियो में भाग लगा देगा प्राइस के रेशियो से, तो सेल का रेशियो आ जाएगा, सेल का रेशियो। तो टोटल रेवेन्यू का रेशियो कितना है, 4/5 है। इसमें भाग लगाना होता है, भाग लगाना होता है, किससे भाग लगाना होता है, प्राइस के रेशियो से भाग लगाना होता है। प्राइस का रेशियो कितना है, 5/4 है, 5/4। इसके नीचे में 5/4 से भाग लगाओगे तो पलट के ये ऊपर 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, पलट के ऊपर 4/5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां से कितना बनेगा, कटने फुटने वाला है नहीं, तो ये 16/25 हो जाएगा, 16/25। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका रेशियो आ गया, ये सेल का रेशियो आ गया, सेल का रेशियो 16 अनुपात कितना आ गया, 25 आ गया, 25, 16/25, ये सेल का रेशियो आ गया, सेल का रेशियो, सेल का रेशियो आ गया। अब जो मर्जी क्वेश्चन हमसे पूछ रहे, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसके सेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले सेल 16 यूनिट था, पहले सेल 16 यूनिट था, अब सेल 25 यूनिट का होने लगा, 25 यूनिट का होने लगा, तो उसके सेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने यूनिट की वृद्धि हुई पहले ये निकालो। तो उसके सेल में टोटल 9 यूनिट की वृद्धि हुई, 9 यूनिट की वृद्धि हुई, तो परसेंटेज वैल्यू बताओ क्या होगा, 9/16 हो जाएगा, 9/16। उसके सेल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 9/16% की, 9/16 का वृद्धि हुआ। परसेंटेज में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, परसेंटेज में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ मेरे भाई। 1/16 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/16 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/16 का परसेंटेज वैल्यू होता है 6.25%। लेकिन यहाँ 9/16 है तो 9 से गुना हो जाएगा, 9 से गुना हो जाएगा, 9 से गुना हो जाएगा। तो 9/16 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 9×5 के 5 हासिल 4 चला जाएगा, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हासिल 2 चला जाएगा, 9 चौक 54, 2 56.25%। उसके सेल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 56.25% की वृद्धि हुई। सी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका मैं तुमको पीछे बता चुका हूं। जैसे मेरे भाई कोई दुकानदार कोई सामान बेच रहा है, तो सामान बेच रहा है तो जो सामान बेच रहा है उसका कीमत मान लो कि वो 5 रुपया पर यूनिट है। ठीक है, पहले 5 रुपया पर यूनिट था जो सामान वो बेच रहा है उसका कीमत, बाद में घट के 4 रुपया पर यूनिट हो गया। ठीक है मेरे भाई, बाद में घट के 4 रुपया पर यूनिट हो गया। तो पहले 5 रुपया पर यूनिट, ये पहले वाला डाटा को शो करता है, पहले वाला डाटा को, और ये बाद वाला डाटा को शो करता है, बाद वाला डाटा को। ठीक है मेरे भाई, ये पहले वाला डाटा को, ये बाद वाला डाटा को। तो पहले सामान की कीमत 5 रुपया पर यूनिट था, तो बाद में घट के 4 रुपया पर यूनिट हो गया। तो पहले 5 रुपया पर यूनिट सामान का कीमत था, तो उसका 16 यूनिट सामान बिकता था, 16 यूनिट। तो बाद में जैसे रेट घट के 4 रुपया पर यूनिट हो गया, तो उसका सामान अब 25 यूनिट बिकने लगा, 25 यूनिट बिकने लगा। तो पहले 5 रुपया पर यूनिट अगर सामान का कीमत था तो 16 यूनिट बिकता था, तो वो 4 रुपया कमाता था, टोटल रेवेन्यू 4 रुपया कमाता था। यहां पर होना चाहिए 80, लेकिन मेरे भाई तुमको क्या दिखाई दे रहा है 4, क्योंकि ये कटपुट के छोटा हो गया हुआ इसलिए तुमको ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये कटपुट के छोटा हो गया हुआ इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी पहले रेवेन्यू अगर 4 रुपया था उसका,
तो अब उसका रेवेन्यू 5 रुपया हो गया, 5 रुपया। बस इसके कहने का ये मतलब होता है, ठीक है। इसको पढ़ना आना चाहिए बस। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर से यहां पे नया क्वेश्चन है और हमको नया फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तुम घबराना मत मेरे भाई, मैं तुमको बहुत ही अच्छे तरीका से बताऊंगा। एक निश्चित अवधि के दौरान एक गांव में खदान के उत्पादन में कोई सामान है, खाद्यान्न के उत्पादन में कोई सामान का उत्पादन हो रहा है किसी गांव में, फैक्ट्री वगैरह लगा हुआ है, लगा हुआ है, कोई सामान का फैक्ट्री लगा हुआ है जो एक दिन में प्रोडक्शन होता है। खदान के उत्पादन का मतलब कोई सामान का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी वस्तु का वो प्रोडक्शन कर रहा है, गांव का आदमी सब मिलकर किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है फैक्ट्री में, ठीक है मेरे भाई। और उसमें जो काम कर रहा है वो पूरे गांव का आदमी काम कर रहा है उस फैक्ट्री में, ठीक है। तो प्रोडक्शन की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की। तो एक गांव में प्रोडक्शन में 40% की वृद्धि हुई। जिस सामान का वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो फैक्ट्री जिस सामान का है उसके प्रोडक्शन में 40% की वृद्धि होगी मेरे भाई। एक प्रोडक्शन की बात हो रहा है, ठीक है। और पर व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में, ठीक है मेरे भाई, प्रोडक्शन कैपिटा पर पर्सन, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटा पर पर्सन, कैपिटा पर पर्सन। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैपिटा पर पर्सन, ठीक है। ये जो हमको दिखाई दे रहा है प्रति व्यक्ति खदान के उत्पादन में, यानी कैपिटा पर पर्सन, एक व्यक्ति कितना सामान प्रोडक्ट कर रहा है, उस फैक्ट्री में, उसी को मैं बोलता हूं कैपिटा पर पर्सन। एक व्यक्ति जो फैक्ट्री में काम करता है, पूरे गांव का लोग फैक्ट्री में काम करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति या एक व्यक्ति उस फैक्ट्री में कितना सामान प्रोडक्ट करता है, एक व्यक्ति उस फैक्ट्री में कितना सामान प्रोडक्ट करता है, कितना सामान है ना उत्पादन करता है, उसी को मैं बोलता हूं कैपिटा पर पर्सन, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई। तो उस अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह बताना है। एक है गांव की जनसंख्या, का मतलब टोटल पर्सन, तो 3 को टर्म यहां पे हमको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, बताना क्या दिखाई दे रहा है। एक टर्म हमको दिखाई दे रहा है प्रोडक्शन, एक टर्म दिखाई दे रहा है हमको कैपिटा पर पर्सन, और एक टर्म हमको दिखाई दे रहा है टोटल पर्सन। इस तीनों के बीच में क्या रिश्ता बनेगा ये बताओ मेरे भाई, तुमको नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं। जैसे मैं तुमको ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तीनों के बीच में कैसे रिश्ता लगेगा। जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि उस गांव में एक गांव है जिसमें फैक्ट्री है, और उस गांव में टोटल मेरे भाई 500 लोग है, 500 पर्सन है, 500 पर्सन है। उस गांव में टोटल कितना पर्सन है, 500 पर्सन है, 500 पर्सन, ठीक है मेरे भाई। 500 आदमी उस गांव में रहता है, और ये 500 का 500 आदमी उस फैक्ट्री में काम करता है। ये 500 का 500 आदमी उस फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है मेरे भाई। जैसे मैं मान लिया कैपिटा पर पर्सन क्या है, मतलब एक आदमी एक दिन में कितना उत्पादित करता है, एक आदमी एक दिन में कितना सामान प्रोडक्शन करता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं यहां पर मानता हूं कि उस फैक्ट्री में टोटल 500 पर्सन काम कर रहा है, टोटल 500 पर्सन, ठीक है। और कोई चीज का वो फैक्ट्री है, किसी चीज का उत्पादन करता है, ठीक है मेरे भाई। जैसे मान लो हम तुमको एग्जांपल लगा के समझाना चाह रहे हैं, जैसे वो सीमेंट बनाने वाला कंपनी है, सीमेंट बनाने वाला कंपनी, ठीक है। तो पूरे गांव में 500 आदमी है, 500 आदमी, तो 500 का 500 आदमी फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है, और वो सीमेंट बनाने वाला फैक्ट्री है। तो तुम बता रहे, मैं यहां पे मानता हूं कि एक आदमी कितना प्रोडक्शन करता हूं, मैं मान लेता हूं कि एक आदमी जो है मेरे भाई, एक आदमी जो है वो 5 यूनिट सीमेंट बनाता है, एक आदमी 5 यूनिट सीमेंट बनाता है, 5 यूनिट सीमेंट बनाता है, ठीक है। 5 यूनिट पर पर्सन सीमेंट का उत्पादन करता है। जैसे एक बोरी होता है ना, बोरी 5 यूनिट पर पर्सन का मतलब एक आदमी 5 बोरा सीमेंट का प्रोडक्शन करता है। जैसे मान लो मेरे भाई, एक आदमी 5 बोरा सीमेंट का प्रोडक्शन करता है, एक आदमी मेरे भाई उस फैक्ट्री में 5 बोरा सीमेंट का प्रोडक्शन करता है। एक दिन में एक आदमी उस फैक्ट्री में 5 बोरा या 5 यूनिट पर पर्सन सीमेंट का प्रोडक्शन करता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो उसका टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताओ मेरे भाई, टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, टोटल कितना सीमेंट, कै बोरा सीमेंट एक दिन में तैयार हो जाएगा, बताओ मेरे भाई, टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा ये बताओ। देखो हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ठीक है। फैक्ट्री में टोटल कितना आदमी है, 500 आदमी है, 500 का 500 आदमी उस फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। एक आदमी मेरे भाई कितना यूनिट काम करता है, एक आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। मतलब इसका मतलब ये समझो मेरे भाई, जैसे मान लो कि सीमेंट बनाने वाला कंपनी है,
तो एक आदमी मेरे भाई पूरे दिन अगर उस फैक्ट्री में काम करता है तो 5 बोरा सीमेंट पैदा कर देता है, 5 बोरा सीमेंट का उत्पादन कर देता है, 5 बोरा सीमेंट पैक करके रेडी करके तैयार कर देता है। तो तुम बताओ मेरे भाई इस हिसाब से टोटल प्रोडक्शन कितना बनेगा, टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, एक दिन का टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, एक दिन का टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा। एक आदमी 5 बोरा सीमेंट प्रोडक्ट है ना, एक आदमी 5 बोरा सीमेंट का उत्पादन करता है, एक आदमी 5 बोरा सीमेंट का उत्पादन करता है, टोटल 500 आदमी इस फैक्ट्री में काम करता है, टोटल 500 आदमी इस फैक्ट्री में काम करता है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, टोटल कैगो सीमेंट का बोरा फाइनल तैयार कर देगा ये सब मिलकर, टोटल कैगो सीमेंट का बोरा तैयार कर देगा ये सब मिलकर। तो एक आदमी 5 गो बोरा तैयार करता है, टोटल 500 आदमी काम करता है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 500 गुना का 5, 500 गुना का 5, 500 गुना का 5 यानी मेरे भाई 2500, 2500 हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा 2500 यूनिट, टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा 2500 यूनिट, 2500 यूनिट हो जाएगा 2500 यूनिट यानी 2500 बोरा हो जाएगा, 2500 बोरा। कहने मेरा बात समझ रहा है इतना, कहने मेरा बात समझ रहा है, यही तो हमारा लिंक बनेगा टोटल प्रोडक्शन का। तो इस तीनों के बीच में क्या रिश्ता है, इन तीनों के बीच में रिश्ता क्या है मेरे भाई बताना। टोटल प्रोडक्शन है 2500 का, टोटल आदमी काम कर रहा है फैक्ट्री में 500 आदमी काम कर रहा है, 500 आदमी, एक आदमी कितना यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है 5 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, 5 यूनिट का, तो टोटल प्रोडक्शन बराबर क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन बराबर क्या हो जाएगा 500 गुना का 5 2500 नहीं बन जाएगा, टोटल प्रोडक्शन बराबर 500 गुना का 5 2500 नहीं बन जाएगा। तो इस तीनों के बीच में यही तो रिश्ता बनेगा, इस तीनों के बीच में यही तो रिश्ता बनेगा। क्या रिश्ता बन गया बताना, क्या रिश्ता बन गया मेरे भाई बताना, ध्यान से सुनना हमारी बात, क्या रिश्ता बन गया बताना मेरे भाई, इस तीनों के बीच में क्या रिलेशन बन गया। तो इस तीनों के बीच में रिलेशन बन गया टोटल प्रोडक्शन बराबर, टोटल प्रोडक्शन बराबर, टोटल प्रोडक्शन बराबर, टोटल प्रोडक्शन बराबर, टोटल प्रोडक्शन बराबर कैपिटा पर पर्सन, कैपिटा पर पर्सन, कैपिटा पर पर्सन का मतलब एक आदमी का कितना कैपेसिटी है उसमें सामान बनाने का, कैपिटा पर पर्सन, कैपिटा पर पर्सन गुना में टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, इसको मैं हटा देता हूं, गुना में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यही तो रिश्ता बनेगा, यही तो रिश्ता बनेगा, यही तो रिश्ता बनेगा तीनों के बीच में, यही तो रिश्ता बनेगा तीनों के बीच में। जैसे मेरे भाई फैक्ट्री में टोटल मान लो 500 आदमी काम कर रहा है, टोटल 500 आदमी काम कर रहा है, एक आदमी 5 बोरा सीमेंट का ना, एक आदमी 5 बोरा सीमेंट का उत्पादन कर रहा है, एक आदमी 5 बोरा सीमेंट का उत्पादन कर रहा है, तो टोटल 500 आदमी काम कर रहा है, तो 500 गुना का 5, 500 गुना का 5 2500 उसका टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अभी मैं एग्जांपल लेकर बताया हूं, अभी मैं एग्जांपल लेकर बताया हूं, ठीक है मेरे भाई। तो यही फार्मूला बन जाएगा इन सब के बीच में, यही फार्मूला बन जाएगा इन सब के बीच में, यही फार्मूला बन जाएगा इस सब के बीच में। टोटल प्रोडक्शन बराबर हो जाएगा कैपिटा पर पर्सन, एक आदमी कितना यूनिट काम करता है, एक आदमी कितना यूनिट काम करता है पूरे दिन में, टोटल कितना आदमी काम करता है उसकी गुना कर देगा, तो टोटल प्रोडक्शन एक दिन का आ जाएगा, एक दिन का आ जाएगा। ठीक है चलो मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे वैसे करो मेरे भाई। देखो ध्यान, सब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करो। हमारे पास फार्मूला आ गया है, एक निश्चित अवधि के दौरान गांव में खाद्यान्न के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई, खाद्यान्न के उत्पादन में यानी टोटल प्रोडक्शन में 40% की वृद्धि हुई। ये टोटल प्रोडक्शन का रेशियो है, ये टोटल प्रोडक्शन का रेशियो है, टोटल प्रोडक्शन का रेशियो है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, टोटल प्रोडक्शन का रेशियो है। टोटल प्रोडक्शन का रेशियो कितना है मेरे भाई, खाद्यान्न के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे भाई 2/5, यानी पहले 5 यूनिट पूरे दिन में सामान बनता था, तो 2 यूनिट की वृद्धि हो गई, अब 7 यूनिट सामान बनने लगा, अब 7 यूनिट सामान बनने लगा। कहानी समझ रहा है, ये टोटल प्रोडक्शन का रेशियो यहां से बन जाएगा। टोटल प्रोडक्शन में 40% की वृद्धि हुई, 40% का मतलब 40/100, 2/5, यानी पहले अगर उस फैक्ट्री में 5 यूनिट सामान बनता था तब 2 यूनिट ज्यादा बनेगा, 7 यूनिट सामान बनेगा, 7 यूनिट। ये टोटल प्रोडक्शन का रेशियो दे दिया टोटल प्रोडक्शन का। अच्छा आगे पढ़ो मेरे भाई, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में पर कैपिटा, कैपिटा पर पर्सन, एक आदमी के उत्पादन करने की क्षमता, एक आदमी कितना एक दिन में उत्पादन करता है उसके बारे में बात कर रहा है। कैपिटा पर पर्सन, कैपिटा पर पर्सन, एक आदमी एक दिन में कितना सामान उसमें उत्पादन करता है, एक आदमी कितना सामान एक दिन में उत्पादन करता है उस फैक्ट्री में। कैपिटा पर पर्सन के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई। इसका मतलब ये कैपिटा पर पर्सन का रेशियो है, ये कैपिटा पर पर्सन का रेशियो है, ये कैपिटा पर पर्सन का रेशियो। कैपिटा पर पर्सन का रेशियो कितना है मेरे भाई, 27% की वृद्धि हो गई। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में 27% की वृद्धि हो गई।
इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है कि पहले अगर एक आदमी 100 यूनिट उत्पादित करता था, पहले अगर एक आदमी 100 यूनिट सामान उस फैक्ट्री में उत्पादन करता था, तो अब मेरे भाई उसमें 27 यूनिट की वृद्धि हो गई। अब एक आदमी उस फैक्ट्री में 127 यूनिट सामान उत्पादन कर रहा है। अरे काय भी मेरा बात समझ रहा है? इस बात के कहने का क्या मतलब है कि मान लो कि पहले एक आदमी उस फैक्ट्री में 100 बोरा सीमेंट पैदा करता था, 100 बोरा सीमेंट का उत्पादन करता था, तो बाद में वो एक आदमी उस फैक्ट्री में बाद में 127 बोरा सीमेंट उत्पादन करने लगा, 127 बोरा सीमेंट उत्पादन करने लगा। ये पर कैपिटा पर्सन का रेशियो है ना, कैपिटा पर पर्सन का रेशियो है। पहले कोई एक आदमी एक दिन में 100 बोरा सीमेंट का उत्पादन करता था, तो बाद में ये पहले का डाटा होता है, पहले का डाटा होता है, पहले का, ये बाद का डाटा होता है, बाद का, ये बाद का डाटा होता है, बाद का। पहले एक आदमी उस फैक्ट्री में 100 बोरा सीमेंट पैदा करता था, 100 बोरा सीमेंट उत्पादन करता था, तो बाद में मेरे भाई 27% की वृद्धि हो गया। यानी अब एक आदमी उस फैक्ट्री में 127 बोरा सीमेंट का उत्पादन करता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उस अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए मेरे भाई? हमको क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो चाहिए, ठीक है मेरे भाई। टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो जैसे ही आएगा तो हम पकड़ लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो जैसे ही आएगा, गांव की टोटल जनसंख्या मतलब टोटल पर्सन का रेशियो चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो चाहिए। जैसे ही आएगा तो हम पकड़ लेंगे कि है ना, गांव की जनसंख्या में यानी फैक्ट्री में काम करने वाले जो टोटल लोग हैं उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो कैसे आएगा बताना? हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो चाहिए, हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो। कैसे आएगा बताना मेरे भाई? टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो कैसे आएगा? फार्मूला से आएगा, फार्मूला से यहां टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहां है, तो मेरे भाई टोटल प्रोडक्शन यहां है, कैपिटा पर पर्सन है, गुना का टोटल नंबर ऑफ पर्सन है। इसको उठा के मैं इधर ले आऊंगा तो बटा में आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो कैसे निकलेगा मेरे भाई? टोटल प्रोडक्शन का जो रेशियो, टोटल प्रोडक्शन का रेशियो है उसमें भाग लगा दो कैपिटा पर पर्सन के रेशियो से, टोटल प्रोडक्शन के रेशियो में भाग लगा दो, ये इधर उठ के आ जाएगा। टोटल प्रोडक्शन के रेशियो में भाग लगा दो कैपिटा पर पर्सन के रेशियो से, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको कैसे निकलेगा बताना? कैसे निकलेगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो? तो टोटल प्रोडक्शन का रेशियो कितना है? 5/7 है, 5/7। इसमें भाग लगाना होता है, भाग लगाना होता है, किससे भाग लगाएंगे? कैपिटा पर पर्सन के रेशियो से भाग लगाएंगे, कैपिटा पर पर्सन के रेशियो से भाग लगाएंगे। तो कैपिटा पर पर्सन का रेशियो है 100/127, तो ये भाग में जाएगा तो गुना हो जाएगा इधर से, तो कितना हो जाएगा? ये पलटी मार देगा तो 127/100 हो जाएगा, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसको सिंप्लीफाई करेगा तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो आ जाएगा। बताना मेरे भाई, 5 से ये 20 मरतबे चला जाएगा, 20 मरतबे, ठीक है। 5 से ये 20 मरतबे चला जाएगा, 20 मरतबे, अब कटेगा नहीं। तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो कितना हो जाएगा? ये 127/140 हो जाएगा, 127/140 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो कितना हो गया? 127/140, यानी 127:140 हो गया। इसको पढ़ना सीखो, इसको पढ़ना सीखो। ये क्या कहना चाह रहा है? इसको पढ़ना सीखो। टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो ये आ गया। ये क्या कहना चाह रहा है कि पहले उस फैक्ट्री में टोटल 127 को आदमी काम करता था, तो अब वो बढ़कर 140 को आदमी काम करने लगा। पहले फैक्ट्री में अगर 127 आदमी टोटल काम करता था, तो बढ़कर 140 आदमी काम करने लगा। इसके कहने का ये मतलब है, तभी तो मेरे भाई प्रोडक्शन में वृद्धि हुआ है, तभी तो प्रोडक्शन में वृद्धि हुआ है। पहले 100 आदमी काम करता था तो 5 यूनिट ही प्रोडक्शन होता था। जैसे ही मेरे भाई 100 आदमी काम करता था तो 5 यूनिट प्रोडक्शन होता था। अब 7 यूनिट प्रोडक्शन होने लगा, 7 यूनिट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? संख्या बढ़ गया होगा काम करने वालों की। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस इसको पढ़ना चाहिए। ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि पहले अगर उस फैक्ट्री में 127 आदमी टोटल अगर 127 आदमी काम करता था, तो अब उस फैक्ट्री में, ये पहले का डाटा होता है, पहले का, ये पहले का डाटा होता है, ये बाद का डाटा होता है, बाद का। इसको पढ़ना सीखो ना नालायक, इसको पढ़ना सीखो ना कि पहले उस फैक्ट्री में 127 मजदूर काम करता था, 127 आदमी काम करता था। अब उस फैक्ट्री में 140 आदमी काम करने लगा, 140 आदमी काम करने लगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गांव की जनसंख्या में, खदान के उत्पादन में 27% की वृद्धि, तो गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसके कहने का ये मतलब पूरा गांव का आदमी फैक्ट्री में ही काम करता है। तो पहले 127 आदमी उस फैक्ट्री में काम करता था, अब 140 आदमी उस फैक्ट्री में काम करने लगा,
तो कितना वृद्धि हो गया मेरे भाई, फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या की कितना वृद्धि हो गया। टोटल गांव की जनसंख्या फैक्ट्री में ही काम करता है, पहले 127 आदमी काम करता था, अब 140 आदमी काम करने लगा, तो गांव में जो लोग हैं उसके प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ, तुम बताओ मेरे भाई। 127 यूनिट से 140 यूनिट आदमी हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ फाइनली, यही तो हमसे पूछ रहा है कि पहले 127 आदमी काम करता था, अब 140 आदमी काम कर रहा है उस फैक्ट्री में, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गया नंबर ऑफ पर्सन में, नंबर ऑफ पर्सन में कितने परसेंट की वृद्धि होगा, यही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कितने परसेंट की वृद्धि हो गया होगा बताना मेरे भाई, नंबर ऑफ पर्सन में कितने परसेंट की वृद्धि हो गया। पहले 127 आदमी काम करता था, अब 140 आदमी काम करने लगा, तो आदमी में कितने परसेंट की वृद्धि हो गया। तो मेरे भाई बताओ पहले यूनिट में कितना वृद्धि हुआ, 27 3 13 यूनिट की वृद्धि हुआ, 13 यूनिट का, ठीक है। आदमी की संख्या में 13 यूनिट का वृद्धि हुआ, आदमी की संख्या में 13 यूनिट का वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, 13 बटा का 127 हो जाएगा, 13 बटा का 127 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई। गुना का 100% अगर लगाया तो तुम फंस जाएगा, अप्रोक्स कैलकुलेशन करना, अप्रोक्स बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ मेरे भाई। हम क्या करते हैं, ये 13 127 का कितना परसेंट है मैं डायरेक्ट निकालने जा रहा हूं, तो पहले मैं ये निकालता हूं कि 127 का 10% कितना है, तो 127 का 10% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12.7 हो जाएगा, 12.7 12.7 हो जाएगा, 12.7। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर यहां पे 12.7 रहता, 12.7 रहता, तो 127 का 10% होता है 12.7, लेकिन 12.7 से हल्का सा ज्यादा है, हल्का सा ज्यादा है, 12.7 से हल्का सा ज्यादा है, तो 127 का 10% होता है 12.7, लेकिन यहां 13 है, 12.7 से हल्का सा ज्यादा है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 10% से हल्का सा ज्यादा होगा, 10% से हल्का सा ज्यादा होगा, 10% से हल्का सा ज्यादा, ठीक है मेरे भाई। 10% से हल्का सा ज्यादा होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, इतना कम नहीं होगा, यही वाला अप्रोक्स आंसर बन जाएगा। 10% से हल्का सा ज्यादा होगा, जिसको हम 10% भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो मजदूरों में जितना वृद्धि होगा, उस खदान में काम करने वाले लोगों में जितना वृद्धि होगा, उतना ही गांव की जनसंख्या में वृद्धि हुआ होगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो, इतना बात मेरा समझ में आ गया तुमको, इतना बात मेरा समझ में आ गया मेरे भाई। चलो, अब यहां से क्वेश्चन आएगा टैक्स वाला, ठीक है। आज हर एक क्वेश्चन अलग अलग फार्मूला पे बन रहा है, ठीक है, अलग अलग फार्मूला पे अलग अलग क्वेश्चन बन रहा है। फार्मूला बनाना अपने हाथ में होता है, ठीक है मेरे भाई। जो डाटा दे रखा था, जो डाटा दे रखा होता है, उससे मेरे भाई हमको क्या करना होता है, छोटा सा एग्जाम्पल पकड़ के फार्मूला बना दो, ठीक है, कोई भारी बात नहीं है। अब यहां पे देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक व्यक्ति की वार्षिक आय की बात कर रहा है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय, यानी कोई आदमी एक साल में कितना कमाता है, ये इनकम की बात कर रहा है, इनकम की बात कर रहा है। एक टर्म इसमें इनकम आ गया, इनकम। देखो मेरे भाई मैं कैसे फार्मूला बनाता हूं, ये इनकम की बात कर रहा है, इनकम, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारे देश में क्या होता है, जब भी कोई इंसान पैसा कमाता है, ठीक है, एक साल में वो जितना पैसा कमाता है उस पर फटाक से सरकार टैक्स ले लेता है, ठीक है। एक साल में जितना पैसा कमाता है फटाक से टैक्स ले लेता है। जैसे हमारे देश में मान लो कि हमारे देश में टैक्स का रेट मान लो कि 20% चल रहा है, 20% अगर रेट चल रहा है, टैक्स का रेट 20% चल रहा है, ठीक है मेरे भाई, टैक्स का रेट 20% चल रहा है। यानी ये रेट 20% क्या कहना चाह रहा है कि कोई आदमी एक साल में जितना पैसा कमाएगा उसका 20% वो सरकार को टैक्स के रूप में दे देगा, ठीक है। मान लो कि मैं एक साल में 5 लाख रुपया कमा लिया, 5 लाख रुपया, एक साल में मैं 5 लाख रुपया कमा लिया, 5 लाख रुपया, तो हमको कितना टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मैं एक साल में 5 लाख रुपया कमाया तो सरकार हमसे बोलेगा कि हमको 20% इनकम टैक्स दे दो, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई टैक्स कैसे हमको देना पड़ जाएगा, कितना टैक्स देना पड़ जाएगा सरकार को। तो 5 लाख मैं कमाया तो 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% का मतलब 1/5, तो मेरे भाई 1 लाख रुपया हमको सरकार को फटाफट टैक्स देना पड़ जाएगा, ठीक है। 1 लाख रुपया सरकार को हमको टैक्स देना पड़ जाएगा। ऐसा होता है हमारे देश में टैक्स का कैलकुलेशन, ठीक है। कैसे भी किसी भी देश में ऐसे ही रेट होता है कि रेट अगर 20% है तो एक साल में तुम कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से रेट लगा के सरकार को उतना पैसा टैक्स दे दो। यानी मैं 5 लाख रुपया कमाया एक साल में, तो 1 लाख रुपया इस रेट के हिसाब से सरकार को देना पड़ेगा। 1 लाख रुपया सरकार को दे देंगे तो 4 लाख रुपया मेरा निजी रहेगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसे टैक्स का कैलकुलेशन होता है, टैक्स का कैलकुलेशन, ठीक है। चलो, मैं तुमको इनकम टैक्स नहीं पढ़ा रहा हूं कि एक्चुअल क्या होता है, मैं एक मोटा मोटी एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहां पे बात हो रहा है इनकम की, बात हो रहा है इनकम की, परंतु आय पर लगने वाला कर, ये रेट है, रेट टैक्स का रेट होता है। अभी मैं बताया ना कि टैक्स का रेट क्या होता है, जैसे 20% हो गया टैक्स का रेट,
20% हो गया, 30% हो गया, 25% हो गया। ये टैक्स का रेट डिसाइड करता है सरकार कि एक साल में मैं कितना परसेंट टैक्स लगाऊंगा, ये रेट होता है। तो ये मेरे भाई 12% से 10% ये जो है ये रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स, टैक्स का रेट है, रेट। ठीक है, एक टैक्स का रेट यहां पे एंट्री किया, टैक्स का रेट, तभी वो उतना ही कर देता है जितना पहले कर देता है। ठीक है मेरे भाई, तो तीसरा मेरे भाई यहां पर आ गया कर, टैक्स, टैक्स आ गया टैक्स। तो तीनों के बीच में रिश्ता बैठाना है, रिश्ता बैठाना है। किसके बीच में रिश्ता बैठाना है? इनकम के बीच में, रेट ऑफ टैक्स के बीच में और टैक्स के बीच में रिश्ता बैठाना है। कैसे बैठेगा मेरे भाई बताना रिश्ता? अभी मैं तुमको एग्जांपल बता के दिखाया हूं कि मान लो मेरा इनकम है 5 लाख रुपया, मेरा इनकम है एक साल का 5 लाख रुपया, मेरा इनकम एक साल का 5 लाख रुपया, और सरकार का जो रेट ऑफ टैक्स है वो है 20%, 20% टैक्स है, 20% रेट ऑफ टैक्स 20% है, 20%। तो हमको कितना टैक्स देना पड़ जाएगा बताना मेरे भाई, हमको कितना टैक्स देना पड़ जाएगा? तो 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, ध्यान से सुना मेरे भाई, 5 लाख रुपया का 20% हमको टैक्स देना पड़ जाएगा, 5 लाख रुपया का 20% टैक्स देना पड़ जाएगा, यानी 1 लाख रुपया हमको टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तीनों के बीच में कैसे रिश्ता बैठेगा बताना, तीनों के बीच में कैसे रिश्ता बैठेगा? तो टैक्स कैसे निकाला, टैक्स कैसे निकाला? जो उसका इनकम है, इनकम है गुना में, इनकम गुना में, इनकम गुना में, इनकम गुना में जो रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स है, इसकी मैं गुना कर दिया, तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाता है? टैक्स हो जाता है, टैक्स। अरे बताओ ना, टैक्स में, रेट ऑफ टैक्स में इनकम के बीच में क्या रिश्ता बनेगा? इनकम के बीच में क्या रिश्ता बनेगा? तो टैक्स बराबर ये इनकम है, इनकम, टैक्स बराबर इनकम गुना में रेट ऑफ टैक्स, टैक्स बराबर इनकम गुना में रेट ऑफ टैक्स, यही तो रिश्ता बनेगा, यही तो रिश्ता बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से रिश्ता बन गया इनकम टैक्स का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तीनों के बीच में रिश्ता बन गया। ठीक है, हमको फार्मूला खोज के लाना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, तो जब भी तुम्हारे जीवन में टैक्स वाला सवाल आए तो यही रिश्ता याद रखना। कौन सा रिश्ता याद रखना मेरे भाई? ध्यान से सुनना, ये रिश्ता याद रखना, ये रिश्ता इनकम टैक्स बराबर, इनकम टैक्स बराबर, इनकम टैक्स बराबर, इनकम टैक्स बराबर क्या होता है मेरे भाई? ये होता है इनकम, इनकम गुना में, इनकम गुना में, इनकम गुना में, इनकम गुना में रेट ऑफ टैक्स, इनकम गुना में रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स। ये फार्मूला बनता है, ये फार्मूला बनता है। ठीक है मेरे भाई, ये फार्मूला बनता है। इनकम टैक्स बराबर क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम गुना में रेट ऑफ टैक्स, इनकम गुना में रेट ऑफ टैक्स। ठीक है मेरे भाई, अगर इनकम हमारा 5 लाख रुपया है, रेट ऑफ टैक्स 20% है, तो उस हिसाब से मेरा इनकम टैक्स लग जाएगा 1 लाख रुपया, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो यही रिश्ता बनता है मेरे भाई, इनकम टैक्स में, इनकम में और रेट ऑफ टैक्स में यही रिश्ता बनता है। बस इसी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। देखो मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे करो। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हुई, यानी 1,20,000 रुपए की वृद्धि हुई। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा एक्चुअल डाटा, एक्चुअल डाटा। ठीक है, ये मुंह मिलाने के काम आएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बात करो। परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो गया। ये क्या है मेरे भाई? रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स। तो रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स का रेशियो क्या है? ये रेट ऑफ टैक्स का रेशियो है, रेट ऑफ टैक्स का रेशियो। रेट ऑफ टैक्स का रेशियो क्या है मेरे भाई बताना? रेट ऑफ टैक्स का रेशियो क्या है? 12% से रेट गिर के 10% हो गया। ये रेट होता है, टैक्स का रेट होता है। तो रेट ऑफ टैक्स कितना है? 12% से 10% हो गया, 12% से 10% हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, रेट ऑफ टैक्स का रेशियो कितना हो जाएगा? 12:10 हो जाएगा। 12% अनुपात 10%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये भी कट जाएगा मेरे भाई। 2 छक 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। यानी पहले अगर टैक्स का रेट 6 यूनिट था तो अब यूनिट कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट। पहले टैक्स का रेट 6 यूनिट था तो 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट। ठीक है, अच्छा अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है कि वार्षिक आय में इतना की वृद्धि हो गया, वार्षिक आय उसका बढ़ गया, 1 साल की कमाई बढ़ गया, 1,20,000 ज्यादा कमाने लगा, जितना पहले कमाता था उससे 1,20,000 रुपया ज्यादा कमाने लगा। ठीक है मेरे भाई, टैक्स का रेट भी गिर गया, लेकिन अभी भी वो उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का ये कहने का मतलब है कि पहले वो जितना इनकम टैक्स देता था, पहले वो जितना इनकम टैक्स देता था, पहले जितना वो इनकम टैक्स देता था, पहले जितना वो इनकम टैक्स देता था, अब भी वो उतना ही इनकम टैक्स देता है, अब भी वो उतना ही इनकम टैक्स देता है। ठीक है मेरे भाई, पहले जितना इनकम टैक्स देता था सरकार को, अभी भी वो उतना ही इनकम टैक्स देता है। तो इस बात का कहने का ये मतलब है, इस बात के कहने का ये मतलब है कि मेरे भाई इस फार्मूला में, इस फार्मूला में इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स जो बनता है उसका वो क्या है मेरे भाई? फिक्स है, फिक्स। वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या है मेरे भाई? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इनकम टैक्स इस फार्मूला में कांस्टेंट है, इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स कांस्टेंट है। ठीक है मेरे भाई,
जितना वो पहले टैक्स देता था सरकार को उतना ही अब भी टैक्स देता है। इसका मतलब इनकम टैक्स फिक्स हुआ, जितना पहले देता था उतना अब भी देता है, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, तो इनकम टैक्स कांस्टेंट हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब बताओ मेरे भाई, इस फार्मूला में अगर इनकम टैक्स कांस्टेंट आ जाएगा, इस फार्मूला में अगर इनकम टैक्स कांस्टेंट आ जाएगा तो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं पहला लेक्चर में, अगर इनकम टैक्स कांस्टेंट हो जाएगा मेरे भाई तो इनकम और रेट ऑफ टैक्स का रेशियो क्या हो जाएगा, बताना। इन दोनों के रेशियो में क्या रिश्ता बनेगा? अगर ये पार्टी कांस्टेंट है तो जो मेरे भाई रेशियो इनकम का होगा उसका जस्ट उल्टा रेट ऑफ टैक्स का होगा, या जो रेशियो मेरे भाई रेट ऑफ टैक्स का होगा उसका जस्ट उल्टा इनकम का होगा। तो बताओ नहीं यार, ये कांस्टेंट है तो इन दोनों में इनवर्स रेशियो चलेगा ना, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक दूसरे का। इसका जो रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा इसका रेशियो होगा, या मेरे भाई इसका जो रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा इसका रेशियो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, रेट ऑफ टैक्स का रेशियो मेरे पास पता है, हमको चाहिए इनकम का रेशियो, हमको चाहिए इनकम का रेशियो, हमको चाहिए इनकम का रेशियो क्या बनेगा? इनकम का रेशियो आएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तुम बताओ मेरे भाई, इनकम का रेशियो कितना होगा? ये यहाँ पे कांस्टेंट है तो रेट ऑफ टैक्स का जो रेशियो उसको पलट दो, वही इनकम का रेशियो हो जाएगा। तो इनकम का रेशियो यहां से कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। इस बात के कहने का क्या मतलब है? इस बात का कहने का मतलब क्या है? देखो मेरे भाई ध्यान से, ये पहले वाला डाटा को शो करता है पहले वाला को, ये बाद वाला डाटा को शो करता है बाद वाला डाटा को, ठीक है मेरे भाई। ये पहले वाला डाटा को शो करता है, ये बाद वाला डाटा को शो करता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसके कहने का ये मतलब है कि रेट ऑफ टैक्स पहले मान लो कि 6% है तो घट के बाद में 5% हो गया। तो पहले उस आदमी का इनकम अगर 5 रुपया था, पहले उस आदमी का इनकम अगर 5 रुपया था, तब उस आदमी का इनकम 6 रुपया हो गया, 6 रुपया। अब उस आदमी का इनकम 6 रुपया हो गया, 6 रुपया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उसकी बढ़ी हुई इनकम बताओ क्या होगा, उसकी बढ़ी हुई इनकम बताओ क्या होगा। तो पहले उस आदमी का इनकम कितना था? 5 रुपया था, अब उस आदमी का इनकम क्या हो गया? 6 रुपया हो गया। तो कितना इनकम बढ़ गया? कितना इनकम बढ़ गया? 1 यूनिट इनकम बढ़ गया, 1 यूनिट या 1 रुपया इनकम बढ़ गया। बस ये 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू कहां से आएगा? 1 यूनिट का वैल्यू कहां से आएगा? जो डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा और जो डाटा मेरे अकॉर्डिंग होगा, दोनों का मैं मुंह मच कराऊंगा तभी 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है? वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपया का वृद्धि हुआ। वार्षिक आय में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके आय में 1.2 लाख रुपया का वृद्धि हुआ, ठीक है। उसके आय में 2 लाख है ना, 1.2 लाख रुपया का वृद्धि हुआ, उसके आय में 1.2 लाख रुपया का वृद्धि हुआ, ठीक है मेरे भाई। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या, उसके आय में कितना वृद्धि हुआ? उसके आय में 1 यूनिट का वृद्धि हुआ। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि उसके इनकम में 1.2 लाख की वृद्धि हुआ। अरे काहे तुमको कंफ्यूज कर रहा है? 1.2 लाख का मतलब होता है 1,20,000, ठीक है। उसके इनकम में 1.2 लाख रुपया का वृद्धि हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आदमी पहले जितना कमाता था बाद में जितना कमाने लगा, तो उसके इनकम में 1.2 लाख रुपए का वृद्धि हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके इनकम में 1.2 लाख रुपए का वृद्धि हो गया। मेरे अकॉर्डिंग उसके इनकम में कितना का वृद्धि हुआ? तो पहले 5 यूनिट कमाता था, अब 6 यूनिट कमाने लगा। तो मेरे अकॉर्डिंग उसके इनकम में 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, उसके इनकम में 1 यूनिट का वृद्धि हुआ। तो मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग 1 यूनिट का वृद्धि हुआ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके इनकम में 1.2 लाख का वृद्धि हुआ। तो फाइनली 1 यूनिट का वैल्यू ही तो है 1.2 लाख। फाइनली 1 यूनिट का वैल्यू ही तो है 1.2 लाख। 1.2 लाख 1 यूनिट का वैल्यू ही है 1.2 लाख, ठीक है मेरे भाई। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां से निकल कर आ गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उसकी बढ़ी हुई आय बताओ क्या होगा, उसका फाइनल आय बताओ क्या है। बढ़ी हुई आय का मतलब फाइनली बढ़ के कितना फाइनल हुआ है। अरे बढ़ने के बाद जो उसका फाइनल आय है वो बताओ क्या होगा। तो पहले 5 यूनिट उसका आय था, अब बढ़ के 6 यूनिट हो गया। तो हमसे वो बढ़ी हुई आय का मतलब कि फाइनल इनकम हमसे पूछ रहा है कितना होगा, यानी 6 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 1.2 लाख है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 से गुना कर दो। तो 1.2 लाख का गुना 1.2 लाख का गुना अगर मैं 6 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 × 72 7.2 लाख हो जाएगा। 7.2 लाख, तो उसकी बढ़ी हुई इनकम कितना हो गया? फाइनल इनकम कितना हो गया? 7.2 लाख हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। वही हमारा क्वेश्चन है, इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या फार्मूला है ना काम करता है? इनकम टैक्स बराबर क्या फार्मूला काम करता है, इसको ध्यान रखना बस।
टैक्स वाला क्वेश्चन में यही फार्मूला काम करता है। इनकम टैक्स बराबर इनकम टैक्स बराबर इनकम टैक्स बराबर टोटल इनकम, या मैं इसको इनकम ही बोलता हूं, या तुम टोटल इनकम भी कर सकता है इसको। टोटल इनकम गुना में रेट ऑफ टैक्स, यही फार्मूला हमारा काम करेगा। ठीक है, टोटल इनकम गुना में रेट ऑफ टैक्स, यही फार्मूला काम करेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे करते चले जाओ। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपया से बढ़ी है, यानी एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपया बढ़ गया। पहले जितना आय था उसमें 2.6 लाख की वृद्धि हो गया, उसमें 2.6 लाख रुपया का वृद्धि हो गया। ठीक है मेरे भाई, उसमें 2.6 लाख रुपया का वृद्धि हो गया। ध्यान से सुनना, चलो उसमें 2.6 लाख रुपया का वृद्धि हो गया। ठीक है, ये वृद्धि को शो कर रहा है कि पहले जितना आय था उसमें इतना का वृद्धि हो गया, तो फाइनल कुछ ना कुछ आय बना होगा। ठीक है मेरे भाई, ये एक्चुअल डाटा है नहीं, खाली आय में वृद्धि दे रखा है। ठीक है, ये बाद में मुंह मिलाने के काम आएगा। ठीक है, चलो उस आय पर टैक्स जिसका उसने भुगतान करना है वो 17.1% से 13.3% तक कम हो गया। इसका मतलब मेरे भाई ये किसका रेशियो दे रखा है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो दे रखा है, सॉरी रेट ऑफ टैक्स का रेशियो दे रखा है। रेट ऑफ टैक्स का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है रेट ऑफ टैक्स का रेशियो? तो पहले रेट था 17.1%, पहले रेट था 17.1%, 17.1% से घटकर कितना हो गया? 13.3% हो गया। पहले रेट था 17.1%, अब रेट हो गया 13.3%। तो मेरे भाई ये रेट का रेशियो हुआ, रेट का रेशियो, रेट ऑफ टैक्स का रेशियो हुआ, रेट ऑफ टैक्स का रेशियो। ठीक है मेरे भाई, तो रेट ऑफ टैक्स का रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करेगा? ये परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, ये बटा का 10 यहां से चला जाएगा, तो ये 19 से चला जाएगा, 19 नमा 171 और 19 सते 133। तो मेरे भाई रेट ऑफ टैक्स का रेशियो कितना आ गया? 9:7 आ गया, 9:7। यानी पहले रेट था 9 यूनिट का टैक्स का, तो अब उसका रेट घट के कितना हो गया? 7 यूनिट का हो गया, 7 यूनिट का। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे पढ़ो मेरे भाई। दोनों ही दशा में 35% आय कर मुक्त, ये तुमको घुमाने के लिए दे रखा है। ठीक है, ठीक है, 35% आय कर मुक्त का मतलब क्या? हमारे देश में सिस्टम होता है। ठीक है मेरे भाई, हमारे देश में स्लैब रेट में छूट होता है। ठीक है, जैसे कोई आदमी अगर मेरे भाई 5 लाख रुपया कमा रहा है, 5 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है, तो 5 लाख से नीचे का टैक्स ही नहीं लेता हमारा सरकार। तो इस प्रकार से स्लैब है जो इसमें हमको घुमाने के लिए दे रखा है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ो मेरे भाई। वो अब पहले तरह की ही कर का भुगतान करता है। इस लाइन का मतलब पहले मेरे भाई चलो, पहले की तरह, अब वो पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है, पहले की तरह ही टैक्स का भुगतान करता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो जितना टैक्स सरकार को देता था, पहले वो जितना इनकम टैक्स सरकार को देता था, पहले वो जितना इनकम टैक्स सरकार को देता था, अब भी वो उतना ही इनकम टैक्स सरकार को दे रहा है, अभी भी उतना ही इनकम टैक्स सरकार को दे रहा है, अभी भी उतना ही इनकम टैक्स सरकार को दे रखा है। हमारा बात समझ रहा है? पहले जितना वो टैक्स सरकार को भरता था, अब भी वो उतना ही टैक्स सरकार को भर रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया? इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स फिक्स हो गया। इस लाइन को देखते हुए समझ गया कि इनकम टैक्स यहां पर क्या है? फिक्स है। इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स मेरे भाई क्या है? इनकम टैक्स फिक्स है, इनकम टैक्स फिक्स है, इनकम टैक्स फिक्स्ड है, या इनकम टैक्स क्या है? कांस्टेंट है। पहले जितना इनकम टैक्स भरता था, अब भी उतना ही इनकम टैक्स भर रहा है, इनकम टैक्स में कोई वृद्धि नहीं किया है। इसका मतलब इनकम टैक्स फिक्स है। और इनकम टैक्स अगर कांस्टेंट होता है तो ये दोनों रेशियो एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, ये दोनों रेशियो एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। तो रेट ऑफ टैक्स का रेशियो मेरे पास सही है। तो तुम बता मेरे भाई टोटल इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा? टोटल इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। जैसे ये फिक्स होता है, जैसे ये फिक्स होता है, तो ये दोनों का रेशियो एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। तो टोटल का इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा? इसका रेशियो 9:7 है, तो पलटी मार देगा ये। इसका रेशियो हो जाएगा 7:9, 7:9। तो इसको पढ़ने का तरीका सीखो मेरे भाई। पहले वो 7 यूनिट कमाता था, पहले वो 7 यूनिट कमाता था, तो अब वो 9 यूनिट कमा रहा है। ये पहले का डाटा होता है, पहले का। ये बाद का डाटा होता है, बाद का। ये टोटल इनकम का रेशियो, पहले वो 7 रुपया कमाता था, तब वो 9 रुपया कमा रहा है, 9 रुपया कमा रहा है। तो उसके आय में कितना वृद्धि हुआ? 2 यूनिट का वृद्धि हुआ, 2 यूनिट का। उसके आय में कितना वृद्धि हो गया बताना मेरे भाई? 2 यूनिट का वृद्धि हो गया, 2 यूनिट का। अब हमसे क्वेश्चन जो मर्जी वो पूछ ले, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी प्रारंभिक आय क्या है, उसकी प्रारंभिक आय क्या है? पहले कितना पैसा कमाता था? 7 यूनिट कमाता था, 7 यूनिट। तो क्वेश्चन हमसे 7 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? 7 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए तुमको 1 यूनिट का वैल्यू लाना पड़ेगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कैसा आएगा? जो डाटा मेरे अकॉर्डिंग है, जो डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, उसका मुंह मिलाओ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है मेरे भाई डाटा? उसकी वार्षिक आय में 2.6 लाख रुपया की वृद्धि हुई, उसकी वार्षिक आय 2.6 लाख रुपया बढ़ा। और मेरे अकॉर्डिंग उसका जो इनकम है, उसका जो वार्षिक आय है, वो कितना बढ़ा है? 2 यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट।
मेरे अकॉर्डिंग उसके आय में 2 यूनिट की वृद्धि हुई, 2 यूनिट की, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके आय में 2.6 लाख रुपए का वृद्धि हुआ, तो फाइनली ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, फाइनली ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 2.6 लाख रुपया दे रखा है। 2 यूनिट का वैल्यू 2.6 लाख है, हमसे 7 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बटा में 2 चला जाएगा, ये 1 यूनिट का वैल्यू हो गया, ये 1 यूनिट का वैल्यू हो गया। तो 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ये गुना में 7 चला जाएगा, गुना में 7, गुना में 7 चला जाएगा, इतना लाख रुपया होगा, इतना लाख रुपया। ठीक है मेरे भाई, ये 7 यूनिट का वैल्यू मैं वहां पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, वहां पर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, ये 7 यूनिट का वैल्यू है, 7 यूनिट का वैल्यू, इतना लाख रुपया 7 यूनिट का वैल्यू है। ठीक है, चलो इसको काट कुट करो, हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, ये 0 चला जाएगा नीचे, तो 2 से 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 से 91 हो जाएगा, 91 बटा का 10 कितना हो जाएगा, 91 बटा का 10 कितना हो जाएगा, 9.1 लाख हो जाएगा, 9.1 लाख। ठीक है, 9.1 लाख। उसकी प्रारंभिक इनकम कितना था, 9.1 लाख। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपया बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी आय में वृद्धि दे रखा है, आय में वृद्धि, पहले वो जितना कमाता था उसमें 4.5 लाख रुपया का वृद्धि हो जाती है, फाइनल आय हमको नहीं दे रखा है। ठीक है, ठीक है, इतना वृद्धि दे रखा है। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। लेकिन आयकर 26% से 20% हो जाता है, यानी रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया, पहले 26% था, अब गिर के कितना हो गया, 20% हो गया, 20%। तो फाइनली ये रेट का रेशियो दे रखा है, रेट का रेशियो, फाइनली ये रेट का रेशियो दे रखा है, रेट का रेशियो। पहले 26% था, पहले 26% था, अब वो कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया, 20%। तो परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 13, 2 से चला जाएगा 10। तो मेरे भाई रेट का रेशियो कितना आ गया, 13:10 आ गया, 13:10। 26% से 20% हो जाता है रेट, तब भी उसको 12,000 रुपया अधिक आयकर देना पड़ता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, जैसे रेट हमारा इतना परसेंट होता है, उसके बावजूद भी उसको 12,000 रुपया अधिक भुगतान करना पड़ता है, 12,000 रुपया अधिक भुगतान करना पड़ता है। तो बढ़ी हुई आय बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या लोचा है मैं समझाता हूं। ठीक है, बढ़ी हुई आय बताना है, यानी अगर हमको इनकम का रेशियो मिल जाएगा, अगर हमको इनकम का रेशियो मिल जाएगा, अगर हमको इनकम का रेशियो मिल जाएगा, इनकम का रेशियो मिल जाएगा, इनकम का रेशियो मिल जाएगा, तो मैं आराम से निकाल लूंगा कि उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। ठीक है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, यानी फाइनली आय कितना है, पहले वाला या बाद वाला, बाद वाला फाइनल आय कितना है मैं पता लगा लूंगा। लेकिन मेरे भाई इसमें दिक्कत क्या है कि तुमको इनकम का रेशियो मिल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहां पे मेरे भाई, यहां पर जो इनकम टैक्स का है, जो टैक्स दे रहा है वो फिक्स नहीं है। जो टैक्स वो पहले दे रहा है, जो टैक्स वो पहले दे रहा है, ठीक है, और जो टैक्स वो बाद में दे रहा है, वो एक रंग का नहीं, वो एक रंग का नहीं है। ठीक है मेरे भाई, कैसे पता लगा लिया, देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले जितना टैक्स दे रहा था, बाद में उससे 12,000 रुपया अधिक टैक्स दे रहा है। वो पहले जितना वो टैक्स भर रहा था, उससे 12,000 रुपया अधिक टैक्स भर रहा है। तो पहले कितना टैक्स भर रहा था, यही तुमको नहीं पता है, यही तुमको नहीं पता है कि पहले कितना टैक्स भर रहा था। और मेरे भाई बाद में तो 12,000 रुपया, पहले जितना टैक्स भर रहा था उससे 12,000 रुपया ज्यादा अब टैक्स भर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से इनकम टैक्स का रेशियो भी मैं नहीं ला पाऊंगा, यहां से इनकम टैक्स का रेशियो भी मैं नहीं ला पाऊंगा। क्यों नहीं ला पाऊंगा, क्यों नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि हमको पहले कितना टैक्स भर रहा था, पहले कितना टैक्स भर रहा था यही नहीं पता है। ठीक है, बाद में तो जो टैक्स भरा है, जो जितना पहले टैक्स भर रहा था उससे 12,000 रुपया तुम ज्यादा टैक्स भर रहा है बाद में, तो बाद में कितना टैक्स भर रहा है कैसे पता चलेगा। इनिशियल डाटा मेरे पास है ही नहीं कि पहले वो कितना टैक्स भर रहा था, वो है ही नहीं। उसमें 12,000 रुपया जोड़ेंगे, मान लो कि पहले वो X रुपया टैक्स भर रहा था, X रुपया, ठीक है, अब वो 12,000 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा है, तो मेरे भाई अब उसका टैक्स कितना हो जाएगा, 12,000 प्लस का X, 12,000 का प्लस, अब वो इतना टैक्स भरने लगा। ये रेशियो आएगा, ये रेशियो टैक्स के बीच में ये रेशियो आएगा। इससे कुछ होने वाला है, इससे कुछ होने वाला है। यहां पर इनकम टैक्स का रेशियो तुम नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता है। क्यों नहीं निकाल सकता है, पहले कितना टैक्स भर रहा था वही हमको पता नहीं है, खाली इतना पता चल रहा है कि पहले जितना टैक्स भर रहा था उसमें 12,000 रुपया अधिक अब वो टैक्स भर रहा है। तो मेरे भाई पहले का डाटा तुम्हारे पास नहीं है, तो बाद का भी फाइनल नहीं होगा, यानी इनकम टैक्स का रेशियो यहां से नहीं मिलेगा। और यहां पर इनकम टैक्स फिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले जितना टैक्स भर रहा था उससे 12,000 रुपया ज्यादा अब टैक्स भर रहा है, यानी दोनों जगह इनकम टैक्स अलग अलग है। पहले जितना टैक्स भर रहा था उतना ही टैक्स बाद में नहीं भर रहा है, उससे 12,000 रुपया ज्यादा भर रहा है। तो यहां पर इनकम टैक्स फिक्स नहीं है, और ना तो मैं इनकम टैक्स का रेशियो निकाल सकता हूं, ना तो मैं इनकम टैक्स का रेशियो निकाल सकता हूं। क्यों,
क्योंकि हमको प्रारंभिक डाटा पता ही नहीं है कि पहले कितना टैक्स भर रहा था। पहले का अगर टैक्स भर रहा था, पहले कितना टैक्स भर रहा था वो पता रहता तो उसमें 12,000 जोड़ देता तो अब कितना टैक्स भर रहा है वो निकल जाता। तो दोनों के बीच में मैं रेशियो ले आता कि पहले इतना टैक्स भर रहा है, बाद में इतना टैक्स भर रहा है, दोनों के बीच में रेशियो आ जाता। तो ना तो मैं इनकम टैक्स का रेशियो ला पा रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। ना तो यहां पे इनकम टैक्स फिक्स है, ना तो यहां पर इनकम टैक्स फिक्स है, ठीक है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन में एक ही रेशियो हमारे दिमाग में घूम रहा है उस समय से, एक ही रेशियो हमारे दिमाग में चल रहा है, एक ही रेशियो हमारे दिमाग में चल रहा है, बस रेट का रेशियो ही क्वेश्चन दे रखा है, रेट का रेशियो ही दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, हमको इनकम का रेशियो चाहिए तो कोई दूसरा रास्ता मेरे पास नहीं है। इनकम का रेशियो चाहिए, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास इनकम टैक्स का रेशियो नहीं है, उस कारण से इनकम का रेशियो नहीं आ पा रहा है, ठीक है मेरे भाई। इनकम का रेशियो तब भी आ जाता जब इनकम टैक्स दोनों केस में पहले जितना था उतना ही बाद में रहता, तो उल्टा कर देते तो इनकम टैक्स का रेशियो आ जाता। तो किसी भी हालात में इनकम टैक्स इनकम का रेशियो आ ही नहीं रहा है। तो तुम बता मेरे भाई, ये क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा सॉल्व ये क्वेश्चन रेशियो से, ये क्वेश्चन मेरे भाई रेशियो से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही रेशियो से मैं क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? फिर ये क्वेश्चन रेशियो से नहीं सॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व होगा? रेशियो से नहीं सॉल्व होगा तो बेसिक से सॉल्व होगा। और क्या होगा बताना मेरे भाई, अब क्या होगा उससे ज्यादा? देखो ध्यान से, बेसिक से सॉल्व करो इसको। एक व्यक्ति की रेशियो से क्यों नहीं सॉल्व होगा मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूं। एक ही रेशियो लेकर मैं इस क्वेश्चन में घूम रहा हूं, दूसरा किसी का रेशियो आ ही नहीं रहा है जो मैं इनकम का रेशियो ले आऊं, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चलो। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपया बढ़ जाती है। देखो मेरे भाई ध्यान से, जैसे मैं मानता हूं कि उस व्यक्ति की जो वार्षिक आय पहले n रुपया था, n रुपया, ध्यान से सुना मेरे भाई। उस व्यक्ति की आय पहले n रुपया था, n रुपया, ठीक है मेरे भाई। n रुपया था, n रुपया। तो पहले जितना आय था उस पर 26% टैक्स लगता था। इसका यही मतलब है ना, टैक्स रेट 26% से 20% हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि पहले जो टैक्स का रेट था वो 26% था, 26%। और बाद में जो टैक्स का रेट है वो 26% से 20% हो गया, 20%, ठीक है। तो पहले जितना उसका इनकम था उस पर उसको 26% का टैक्स लगता था, पहले उस पर 26% का टैक्स लगता था। तो मैं मान लिया कि पहले उसका जो इनकम था वो n रुपया था, n रुपया। तो n रुपया इनकम पहले था तो उस पर 26% टैक्स लगेगा, 26% टैक्स लगेगा। तो कितना टैक्स हो जाएगा? n का 26% हो जाएगा। टोटल टैक्स कितना हो जाएगा? n का 26%, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया। पहले अगर उसका इनकम n रुपया था, एक साल में n रुपया कमाता था, तो पहले 26% टैक्स रेट था। तो 26% टैक्स रेट के हिसाब से उसका जो टैक्स बनेगा वो n गुना का 26% बन जाएगा, n गुना का 26%। ये पैसा उसका टैक्स हो जाएगा और यही पैसा उस सरकार को देगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हुआ क्या है, उसका इनकम 4.5 लाख रुपया बढ़ गया। पहले जितना इनकम था उसमें 4.5 लाख रुपया का वृद्धि हो गया। पहले एक साल में n रुपया कमाता था, अब उस साल में 4.5 लाख रुपया ज्यादा कमाने लगा, n रुपया से 4.5 लाख रुपया ज्यादा कमाने लगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले n रुपया कमाता था, अब उसमें 4.5 लाख रुपया का वृद्धि हो गया, 4.5 लाख रुपया का वृद्धि हो गया। तो अब उसका टोटल इनकम ये हो जाएगा ना, पहले n रुपया ही कमाता था, अब n 4.5 लाख रुपया अधिक कमा रहा है। तो अब उसका फाइनल इनकम ये हो गया ना, n प्लस का 4.5 लाख, ठीक है। तो अब उसका n प्लस का 4.5 लाख का इनकम हो गया। अब उसका इनकम ये हो गया, तो पहले इनकम 26% था तो ये टैक्स बना। अब उसका इनकम ये हो गया, n प्लस का 4.5 लाख बना। तो बाद में उसका इनकम अगर ये हो गया, तो उस पर रेट कितना है? उस पर टैक्स रेट कितना है? 20% का है, 20% का, ठीक है मेरे भाई। बाद में उसका इनकम जैसे ही ये हुआ तो बाद वाला टैक्स रेट लग जाएगा। तो फाइनली बताओ मेरे भाई, टैक्स रेट बाद में कितना हो गया? 20% का हो गया, 20% का। तो इस पे वो कितना प्रतिशत टैक्स देगा? 20% टैक्स देगा, 20%। इस पे 20% टैक्स देगा, 20%, ठीक है मेरे भाई। इतना बात तुमको समझ में आ गया, ठीक है। ये पहले इतना पैसा वो सरकार को टैक्स के रूप में जमा कराएगा और बाद में अब वो इतना पैसा सरकार को टैक्स के रूप में जमा कराएगा, इतना पैसा सरकार को टैक्स के रूप में जमा कराएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे पढ़ो मेरे भाई। उसको 12,000 रुपया अधिक आयकर कर देना पड़ा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसके कहने का क्या मतलब है कि पहले वो आदमी जितना इनकम टैक्स देता था और अब वो आदमी जितना इनकम टैक्स सरकार को दे रहा है उसमें 12,000 रुपए का वृद्धि हो गया हुआ है, उसमें 12,000 रुपए का वृद्धि हो गया। इस बात का मतलब समझ रहा है कि पहले वो सरकार को जितना टैक्स देता था, अब वो जितना टैक्स दे रहा है उसके बीच में 12,000 रुपए का डिफरेंस, यानी पहले से 12,000 रुपए ज्यादा टैक्स उसको बाद में देना पड़ रहा है, पहले से ज्यादा टैक्स उसको बाद में देना पड़ रहा है।
तो पहले से कितना ज्यादा टैक्स वो बाद में देने जा रहा है, पहले से कितना टैक्स वो बाद में दे रहा है, तो पहले से 12,000 रुपया ज्यादा टैक्स बाद में जमा करा रहा है। पहले जितना टैक्स देता था उससे 12,000 रुपया ज्यादा टैक्स बाद में दे रहा है। सुनो भाई, तो यहां जो टैक्स दे रहा है बाद में ये ज्यादा होगा, और यहां जो टैक्स पहले कम दे रहा था वो कम होगा, ठीक है। और यहां बाद वाला टैक्स है, बाद वाला टैक्स, बाद में इतना टैक्स सरकार को दिया, पहले इतना टैक्स सरकार को दिया, तो बाद में मेरे भाई पहले से 12,000 रुपया अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये दोनों ही टैक्स के बीच का डिफरेंस तो ही 12,000 रुपया होगा। बाद में पहले ये टैक्स दिया, बाद में ये टैक्स दिया, तो पहले जो टैक्स दिया, बाद में जो टैक्स दिया वो पहले के टैक्स से 12,000 रुपया ज्यादा है, तो ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू के बीच का डिफरेंस ही तो 12,000 बनेगा। अरे बताओ ना यार, ये दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो 12,000 बनेगा। मेरे भाई बाद में वो कितना टैक्स दे रहा है बताना? n प्लस का 4.5 लाख है, n प्लस का 4.5 लाख है, n प्लस का 4.5 लाख है, ये बाद में दिया सरकार को टैक्स 20%, n प्लस का 4.5 लाख है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, n प्लस का 4.5 लाख गुना का 20%, ये बाद में टैक्स दिया, बाद में टैक्स, ठीक है, ये बाद में टैक्स दिया। और पहले कितना टैक्स दिया, पहले कितना टैक्स दिया, पहले कितना दे रहा था, n गुना का 26% दे रहा था, n गुना का 26%, n गुना का 26% दे रहा था, n गुना का 26%। तो पहले जो टैक्स दे रहा था, बाद में जो टैक्स दे रहा है, उसके बीच में डिफरेंस कितना का है, तो उसके बीच में डिफरेंस 12,000 रुपया का ही तो बनेगा। पहले जो टैक्स दे रहा था, बाद में जो टैक्स दे रहा है, उसमें 12,000 रुपया का डिफरेंस है, यानी पहले जो टैक्स दे रहा था उससे 12,000 रुपया ज्यादा टैक्स वो बाद में दे रखा है। तो फाइनली दोनों जो टैक्स दे रहा है पहले और बाद में, उसके बीच का डिफरेंस ही तो 12,000 रुपया है। तो फाइनली इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो 12,000 रुपया होगा, इन दोनों टैक्सों के बीच का डिफरेंस ही तो 12,000 रुपया होगा, 12,000 रुपया होगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है? 12,000 रुपया होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अब इसको सॉल्व कर लेना, बस हमारा काम समाप्त हो जाएगा। इनका मान जैसे आएगा मेरे भाई मैं सब चीज निकाल लूंगा, ठीक है। इनका मान जैसे आएगा तो प्रारंभिक आय मेरा पता चल जाएगा, उसका शुरुआती इनकम कितना था, उसमें वृद्धि हमको पता है 4.5 लाख का है, तो सीधा इनके मान में 4.5 लाख जोड़ेंगे, हमारा फाइनल उसका इनकम आ जाएगा। बस इनका मान का तलाश है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत यहाँ पर है कि ये वाला राशि लाख में है, लाख में, और ये वाला राशि हजार में, हजार में, हजार में, हजार में, तो इसको भी लाख में बदलो, इसको भी लाख में बदलो। देखो मेरे भाई ध्यान से, 12,000 को अगर तुम लाख में बदलोगे, 12,000 को लाख में बदलोगे तो ये 0.12 लाख हो जाएगा, 0.12 लाख हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 0.12 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा डाटा सब जगह सही है, अब तुम्हारा डाटा सब जगह सही है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात समझ गया? तो यहां ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां बटा का 100 है, परसेंटेज का मतलब यहां भी बटा का 100 आएगा, तो बटा का 100 यहां भी, बटा का 100 यहां भी, एलसीएम लगाएगा तो सेम चीज आएगा। बटा का 100 को मैं उधर फेंक दूंगा, तो इधर कितना बन जाएगा बताना? ये कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई? ये कितना बन जाएगा? ये 20 की गुना n में होगा, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से देखना। 20 की गुना n में होगा तो ये हो जाएगा 20n प्लस का 20 की गुना 4.5 में होगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 20 की गुना 4.5 में होगा तो 20 की गुना 4 में होगा तो 80 और 10 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90, ये 90 लाख हो गया, 90 लाख, 20n प्लस का 90 लाख हो गया, ठीक है मेरे भाई। 20 का गुना तुम दोनों पार्टी में कर दिया, परसेंटेज बटा में यहाँ था, मैंने एलसीएम लिया दिमाग में ही, और एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाला डाटा सेम आएगा क्योंकि दोनों के नीचे में 100 है, वही एलसीएम आएगा, 100 को मैं उधर फेंक दिया, ठीक है। इधर से कितना बनेगा बताना मेरे भाई? इधर से परसेंटेज चला गया, ये 26n हो जाएगा, 26n हो जाएगा, 26n परसेंटेज नीचे में बटा लेके एलसीएम लगा के मैं उधर फेंक दिया, तो बटा परसेंटेज बटा का 100 जब उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 0.12 की गुना अगर मैं 100 में करूंगा, 0.12 की गुना मैं 100 में करूंगा, 0.12 की गुना मैं 100 में करूंगा तो इधर कितना हो जाएगा? 0.12 की गुना 100 में होगा तो ये 12 लाख हो जाएगा, 12 लाख, 12 लाख हो जाएगा, 12 लाख। अरे इतना बात समझ रहा है नलायक? कितना बात समझ रहा है हमारा बात? चलो इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ। देखो ध्यान से, जाति जाति को एक तरफ करो, 90 लाख इधर खड़ा है, 12 लाख इधर खड़ा है, 90 लाख को मैं इधर भेजूंगा तो 90 लाख माइनस का 12 लाख हो जाएगा, तो 90 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, 78 लाख, ये 78 लाख हो गया, 78 लाख। अरे 12 को इधर आएगा तो 90 में से 12 घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 78 नहीं हो जाएगा, 78 नहीं हो जाएगा, बराबर 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 बराबर। ये मेरे भाई 20n है, 20n माइनस का 26n है, तो 20 में से माइनस 26 चला जाएगा तो माइनस का 6n, माइनस का 6n उधर चला जाएगा तो प्लस का 6n हो जाएगा, प्लस का 6n हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो 6 से ये 78 चला जाएगा 13 मरतबे, ठीक है। तो फाइनली n का मान यहां से कितना निकल के आ गया? 13 लाख निकल कर आ गया, 13 लाख, 13 लाख निकल कर आ गया, 13 लाख। इसका कहने का मतलब क्या था कि शुरुआत में उस आदमी का इनकम कितना था? शुरुआत में उस आदमी का इनकम था 13 लाख, 13 लाख शुरुआत में इनकम था, 13 लाख, 13 लाख शुरुआत में इनकम था, और उसके इनकम में कितना का वृद्धि हुआ?
उसके इनकम में 4.5 लाख रुपया का वृद्धि हुआ, 4.5 लाख रुपया का वृद्धि हुआ, 4.5 लाख रुपया का इनकम में वृद्धि हुआ, तो फाइनल उसका इनकम कितना बन जाएगा? फाइनल उसका इनकम कितना बन जाएगा? पहले 13 लाख था, 4.5 लाख रुपया वृद्धि हो गया, तो फाइनल उसका इनकम बन जाएगा 13 4 17, 17.5 लाख रुपया उसका इनकम फाइनल हो जाएगा, 17.5 लाख। ठीक है, उसका हमसे क्या पूछ रहा है? बढ़ी हुई आय, यानी फाइनल आय बताओ क्या होगा, फाइनल इनकम बताओ क्या होगा, तो 17.5 लाख हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। तुमको खाली यहाँ पे यही पकड़ना था कि पहले वो जितना टैक्स देता था उससे 12,000 रुपया टैक्स वो बाद में दिया, 12,000 रुपया टैक्स उससे बाद में दिया, तो मेरे भाई दोनों के बीच में पहले जितना टैक्स देता था और जितना टैक्स बाद में दिया, उन दोनों के टैक्स के बीच में 12,000 रुपए का ही तो डिफरेंस होगा। बस यही डाटा मैं यहां पे काम लगा दिया। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई इस सवाल को करो फटाफट। चलो मेरे भाई इस सवाल को देखना, 90 नंबर क्वेश्चन ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई इस सवाल को। ठीक है, ये सवाल 90 नंबर क्या कहना चाह रहा है, आज का आखिरी सवाल है ये। ठीक है, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है उसका आखिरी टाइप है ये। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, हिंदी का जो कुछ पार्ट है वो छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी का कुछ पार्ट छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मेरे भाई मैं अंग्रेजी में ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तुम अंग्रेजी में ही समझ लो, कोई भारी बात है नहीं। ठीक है मेरे भाई, इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन है, तो पहले ये बताओ मेरे भाई इनकम टैक्स का फार्मूला क्या होता है, टैक्स वाला क्वेश्चन का फार्मूला क्या होता है बताना मेरे भाई। टैक्स वाला क्वेश्चन का फार्मूला कितना होता है, तो इनकम टैक्स बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई। इनकम टैक्स बराबर होता है टोटल इनकम, इनकम टैक्स बराबर होता है टोटल इनकम, टोटल इनकम गुना में होता है रेट ऑफ टैक्स, गुना में होता है मेरे भाई रेट ऑफ टैक्स, गुना में होता है रेट ऑफ टैक्स। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला। ठीक है, बस मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आराम से समझ लो, इंग्लिश वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 15.2% टू 20.9%। मेरे भाई इनकम टैक्स का जो रेट है, रेट वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 15.2% से 20.9% हो गया। तो मेरे भाई इनकम टैक्स के रेट का रेशियो दे रखा है, रेट का रेशियो, ये इनकम टैक्स के रेट का रेशियो दे रखा है, रेट का रेशियो। ठीक है, इनकम टैक्स के रेट का रेशियो दे रखा है। कितना रेट था पहले, पहले था मेरे भाई 15.2%, 15.2% बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के हो गया 20.9%, 20.9% हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से दोनों के बीच में रेशियो खींच लो ना, दोनों के बीच में रेशियो, तो परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, ये दशमलव का बटा 10, यहाँ का दशमलव का बटा 10 समाप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 8 152। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 19 8 152 और ये 19 से मेरे भाई 19 इकाई 19, 19 इकाई 19, 8:11 हो गया। इनकम टैक्स का जो रेट का रेशियो कितना हो गया मेरे भाई, 8:11 हो गया, 8:11। इनकम टैक्स का रेट का रेशियो कितना हो गया, 8:11 हो गया, 8:11। अब मेरे भाई आगे पढ़ो। ड्यू टू दिस गौरव हैड टू पे 5.55% मोर देन टैक्स देन प्रीवियस ईयर। इसके कहने का यह मतलब हुआ कि इनकम टैक्स का रेट जैसे ही बढ़ा, इनकम टैक्स का रेट जैसे ही बढ़ा, तो जो एक लड़का गौरव है, गौरव उसको मेरे भाई 5.55%, 5.55% अधिक टैक्स देना पड़ गया, 5.55% अधिक टैक्स देना पड़ गया। ये बात इसके कहने का मतलब है। ठीक है मेरे भाई, जैसे ही इनकम टैक्स का रेशियो बढ़ा, इनकम टैक्स का रेट जैसे ही बढ़ा, इनकम टैक्स का रेट जैसे ही बढ़ा, तो जो आदमी पहले जितना टैक्स भरता था, जैसे गौरव यहां पर जितना टैक्स पहले भरता था, उससे 5.55% अधिक टैक्स देना पड़ गया उसको, सरकार को। अरे टैक्स का रेट बढ़ाओगे तो तुम्हारा टैक्स का वैल्यू भी तो बढ़ेगा, तो पहले जितना टैक्स देता था उससे 5.55% अधिक टैक्स देना पड़ गया उसको। तो मेरे भाई यहां से क्या आ जाएगा, मेरे भाई इनकम टैक्स का रेशियो आ जाएगा, टैक्स का रेशियो आ जाएगा, टैक्स का रेशियो, यानी इनकम टैक्स का रेशियो आ जाएगा, इनकम टैक्स का रेशियो। कैसे आ जाएगा इनकम टैक्स का रेशियो, तुम बताओ मेरे भाई। 5.55% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 5.55% का फ्रैक्शन वैल्यू, ध्यान रखना मेरे भाई, 1/18 होता है, 1/18। हालांकि तुमको लिखाया नहीं, मैं तुमको लिखाया नहीं हूं, लेकिन इसको ध्यान रखना, 5.55% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/18 होता है, 1/18। इसका मतलब क्या हुआ कि गौरव पहले 18 यूनिट टैक्स पे करता था। इसका मतलब ये हुआ कि गौरव पहले 18 यूनिट टैक्स पे करता था, तो टैक्स का रेट बढ़ने के कारण वो 1 यूनिट ज्यादा टैक्स पे करने लगा, 1 यूनिट ज्यादा टैक्स पे करने लगा। तो पहले 18 यूनिट पे करता था, अब 1 यूनिट ज्यादा पे किया तो कितना यूनिट हो जाएगा, 19 यूनिट टैक्स पे किए, 19 यूनिट टैक्स पे करने लगा, 19 यूनिट टैक्स।
ठीक है मेरे भाई। तो इनकम टैक्स का रेशियो आ गया, पहले वो 18 यूनिट टैक्स देता था, अब वो 19 यूनिट टैक्स देने लगा। ठीक है मेरे भाई, क्यों सा हुआ, इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया, जिसके कारण टैक्स भी बढ़ गया। ठीक है, चलो मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आगे बताना। बट सिमुल्टेनियसली इनकम ऑफ गौरव ऑल्सो डिक्रीज्ड बाय 18,400। मेरे भाई क्वेश्चन कर रहा है जिसके कारण मेरे भाई जबकि साथ ही साथ गौरव की आय की 18,400 रुपए घट जाती है। गौरव का आय मेरे भाई एक्चुअल में 18,400 रुपए घट गया, पहले जितना कमाता था उसमें 18,400 की कमी आ गई, उसके आय में 18,400 की कमी आ गई। ठीक है, तो पिछले साल गौरव की आय बताना है क्या होगा, तो तुम बताओ मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको इनकम का रेशियो चाहिए। इनकम का रेशियो जैसे आएगा, इनकम का रेशियो जैसे आएगा, क्वेश्चन जो मर्जी पूछ ले मैं निकाल दूंगा, हमको इनकम का रेशियो चाहिए। ठीक है मेरे भाई, हमको इनकम का रेशियो चाहिए। तो इनकम का रेशियो कैसे आएगा बताना मेरे भाई, ये दो रेशियो मेरे पास गिवन है, तो तीसरा रेशियो कैसे आएगा, तो टोटल इनकम का रेशियो अगर निकालना है तो इनकम टैक्स के रेशियो में भाग लगा दो रेट ऑफ टैक्स के रेशियो से, तो इनकम का रेशियो आ जाएगा। इनकम का रेशियो इनकम टैक्स के रेशियो में भाग लगा दो रेट ऑफ टैक्स के रेशियो से, ये इधर उठ के चला जाएगा। तो इनकम टैक्स का रेशियो कितना है मेरे भाई, 18/19 है, 18/19। तो इनकम टैक्स का रेशियो 18/19, इसमें भाग लगाना मेरे भाई, भाग लगाना रेट ऑफ टैक्स के रेशियो से, रेट ऑफ टैक्स के रेशियो से भाग लगाना है। तो रेट ऑफ टैक्स का रेशियो कितना है, 8/11, भाग लगेगा नीचे में तो गुना में चला जाएगा, तो 8/11 पलट के 11/8 बना लेगा, 11/8 बना लेगा। अरे इतना बात समझ गया मेरे भाई, यहां से काट कूट करो, काट कूट, तो 2 से 4 मरतबे चला जाएगा, 2 से 9 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मेरे भाई इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा बताना, अब तो कटने फुटने वाला है नहीं। तो फाइनली इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, 11/99, 99 अनुपात कितना हो जाएगा, 19/76 हो जाएगा, 76। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ बताना, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ कि पहले गौरव अगर 99 यूनिट पैसा कमाता था, तो अब वो 76 यूनिट ही पैसा कमा रहा है, अब वो 76 यूनिट ही पैसा कमा रहा है, उसके इनकम में गिरावट आ गया, गिरावट, उसके इनकम में गिरावट आ गया। तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है पिछले साल गौरव क्या है बताओ क्या होगा, यानी पहले ये वाला डाटा पहले को शो करता है पहले को, और ये वाला डाटा बाद को शो करता है बाद को। तो पूछ रहा है कि पहले गौरव का कितना था, तो पहले गौरव का 99 यूनिट था, 99 यूनिट। तो फाइनली हमको 99 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे 99 यूनिट का वैल्यू ही पूछ रहा है। तुम बताओ भाई ये 99 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, ये 99 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, 99 यूनिट का वैल्यू तब आएगा जब तुम्हारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है, जो डाटा मेरे अकॉर्डिंग है उसका मुंह मिलाओगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गौरव की आय 18,400 रुपया घट गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गौरव की आय 18,400 रुपया घट गया, और मेरे अकॉर्डिंग गौरव की आय कितना घट गया बताना मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग गौरव की आय कितना घट गया बताओ मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग गौरव की आय कितना घट गया, 23 यूनिट घट गया, 23 यूनिट। अरे 23 यूनिट ही तो घट गया, 99 यूनिट से 76 यूनिट हो गया, तो 23 यूनिट तो घटा, 9 में 6 गिर गया तो 3, 9 में से 7 चला गया तो 2, 23 यूनिट घट गया, 23 यूनिट। तो मेरे अकॉर्डिंग गौरव की आय 23 यूनिट घट गया, 23 यूनिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गौरव की आय 18,400 घट गया, 18,400। तो फाइनली 23 यूनिट का वैल्यू कितना मेरे भाई, 18,400, 18,400। तुम बताओ मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23, 1 यूनिट का वैल्यू 23 हो जाएगा। हमसे 99 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, हमसे 99 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें 99 से गुना कर दो, तो ये फाइनली क्या आ गया, ये फाइनली क्या आ गया बताना, ये फाइनली क्या आ गया, ये पूरा डाटा फाइनली क्या आ गया, ये 99 यूनिट का वैल्यू आ गया, 99 यूनिट का। काट कूट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, देखो 23 से ये 8 मरतबे चला जाएगा, तो 800 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 800 हो गया, 800 की गुना 99 में करना है, तो 99 की गुना 8 में करो, तो 8 नमा 72 के 2, 8 नमा 72 के 2, हाथी 7 हो जाएगा, 8 नमा और 7 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 79। 99 की गुना 8 में करोगे तो 792, डबल जीरो पर जाएगा। तो ये मेरे भाई 99 यूनिट का वैल्यू आ गया। गौरव की पहले आय कितना था, गौरव की पहले आय कितना था, 79,200 रुपया था, 79,200 रुपया, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है वो पूरा तरीका से समाप्त हो गया। अब जो क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है 10-15 क्वेश्चन, वो क्षेत्रमिति का मेंसुरेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको मैं अगले क्लास में कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन बनता था फार्मूला बेस्ड वो मैंने सारे करा दिया है। अब क्षेत्रमिति का कुछ मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, परसेंटेज में मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी मैं फार्मूला के अकॉर्डिंग बता दूंगा क्या बनेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा आज खत्म नहीं हो पाया, 10-15 हिसाब रह गया हुआ है। ठीक है मेरे, बस मेंसुरेशन का कंसेप्ट उसमें अप्लाई करना है, मेंसुरेशन का फार्मूला लगाना है, वो भी क्वेश्चन हमारा ऐसे ही फार्मूला बेस्ड बनेगा और इसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, तो उसको हम अगले क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है मेरे भाई।